हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ही हम लोग मेन कैरेक्टर को गंदी तरह पिलते हुए देखते हैं। पता नहीं इसको क्या चुलमुची कि ये डायरेक्ट एक लेजेंडरी ड्रैगन के साथ भिड़ने के लिए चला आया। खैर वो ड्रैगन बिल्कुल भी चिल गाय नहीं था, इसलिए वो मेन कैरेक्टर की चड्डी फाड़ देता है। मेन कैरेक्टर की पैंट गीली हो जाती है उस ड्रैगन को देख के, और ड्रैगन उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है। तो फिर ये भाई साहब हमें अपना जीवन परिचय देते हैं कि इनका नाम लिन जीचेन है और ये दुनिया के नंबर 1 मेज हैं इस कल्टीवेशन की दुनिया में। और क्योंकि इसके पाप का घड़ा भर चुका है तो ये मरने के लिए रेडी है म्यूटेटेड बीस्ट के हाथों। खैर इसके आखिरी टाइम पे भगवान इसके चोटों के ऊपर मलहम लगाने की जगह पे डायरेक्ट मोमोज की चटनी ही रगड़ देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड आती है। हाँ मुझे पता है कि कई सारे कल्टीवेशन मानवा इसी तरीके से शुरू होती हैं और वो सिट होती हैं, पर ये वाली बढ़िया है, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये बदला तब लेगा जब इसके पास सही मौका होगा। खैर इसकी गर्लफ्रेंड का नाम जान के क्या ही करोगे, लेकिन फिर भी जान लो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है जीजी। और जीजी यहाँ पे इनके म्यूचुअल फ्रेंड के साथ आई है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। खैर ये भिखारी जीचेन उन लोगों से मदद की भीख मांगता है। ये कहते हुए कि तुम दोनों यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरी मदद ही कर दो। खैर जीजी जीचेन की आखिरी सांस तक लेना चाहती थी इज्जत, तो ये जीचेन से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे एक छोटा सा काम कहूंगी कि मुझे पेंडेंट चाहिए तो तुम उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे चले आओगे, वो भी इस घोंसले में, वो भी किसके, डिवाइन ड्रैगन के। और ये जीचेन के हाथ को बड़े प्यार से उठाती है और उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी हर एक नीड को सेटिस्फाई किया, इसलिए मैं ये गिफ्ट भी ले रही हूँ। और ये इसकी स्टोरेजिंग ले लेती है जिसके अंदर माल पड़ा है। इसको देख के मुझे बस एक ही बात याद आई, दुश्मन भले ही मिले 1000 लेकिन बीवी ना मिले वही जो तुमने मन में सोचा। और लेने के बाद ये जीचन से कहती है कि मैं ये चीज कभी नहीं भूलूंगी, तुम मुझसे कितना ज्यादा नाइस थे। जीचन उन लोगों से पूछता है कि इसका क्या मतलब है भाई, तो ये उसके सामने शुरू हो जाते हैं, चुम्मा चाटी चालू हो जाती है भाई। जीचन उन लोगों से कहता है ठीक है समझ गया भाई, ओयो बुक करा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी वो सब कुछ कर चुका हूँ। साइड से ड्रैगन भी कहता है कि हाँ मारो सालों को, साले ओयो बुक नहीं करते और यहाँ पे जंगल में आके हुलुलुलु करते हैं, ये साले मुझे जलाते हैं, साला मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, अभी तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और जीजी जीचन से कहती है कि मैं और तुम्हारा जीजा एक संग है, तो फिर तुम सर का दर्द हो तो हम तुम्हें बाय बाय कहने के लिए आए हैं। और ये उसके सामने चालू हो जाते हैं। वहीं पे ये रोते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने इन दोनों को अपनी फैमिली की तरह समझा, लेकिन किसने सोचा था कि ये साले मुझे ही धोखा देंगे। इसके बाद भाई साहब की आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है और यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीचन दोबारा जिंदा हो जाता है, वो भी टाइम में बैक मार के। इसके घड़ी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उठ जा साले, सूरज सर पे है। तो ये भाई साहब सुबह जाग के उठते हैं, वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के ड्रोम के अंदर। इन्हें सब कुछ याद था कि इनकी कैसे जलाई गई थी और इनका कैसे कटा था, बिल्कुल जाधव की तरह। और इन्हें यह भी याद था कि ये असैसिन रियलम के बॉस के द्वारा मारे गए थे, वो भी ड्रैगन के बस एक पंजे के बराबर। इसके बाद ये अपनी स्टोरेज रिंग जो कि चुरा ली गई थी, बाकी सभी जो आर्टिफैक्ट होते हैं उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन इसे घंटा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद इसकी नजर कैलेंडर के ऊपर पड़ती है तो दिनांक 7 अगस्त 2040 था। और जीचन आगे से खुशी के मारे बौखला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये उस दिन रिबॉर्न हुआ है गेम शुरू होने के 10 साल पहले, इसलिए जीचन बहुत ज्यादा लकी था। इसके बाद जीचन हमें बताता है कि ये रिबॉर्न होने से पहले 8 वेस्टलैंड के अंदर सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए गया हुआ था, जिसके लिए जीजी ने ही बोला था और इसने उन सभी पेंडेंट्स को ढूंढ लिया था, लेकिन वहां के ड्रैगन की वजह से ये मारा गया था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये कहा जाता है कि उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर इतना दम है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता है, और ऑथर के प्लॉट का जादू चल गया तो ये दोबारा जिंदा हो गया, बाकी तुम्हें सेकंड चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद ये आगे से जीजी और जीहुई को गरियाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने वो पेंडेंट अपने गले में टांग लिया था घंटी के माफिक, नहीं तो साला रिंग में रखता तो वो दोनों उसे भी चुरा लेते, कमीने साले। स्टोरी बिल्डअप में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन जब ये शुरू होगी तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, मैं बता रहा हूँ स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। नहीं तो मैं क्या सच में लगता है कि मैं किसी आंडो पांडो मानवा पे इतने सारे जोक्स बनाऊंगा या फिर करूंगा कमेंट्री। इसके बाद लीजुवी हमें यहाँ पे जीजी और जी हुई के बारे में बताता है कि वो उन दोनों को 10 साल से जानता है, और यहाँ तक कि वो जीजी को 10 साल से प्यार कर रहा था और वो जुही को अपना भाई मानता था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने उसकी पीठ पे खंजर भोंक दिया। यही नहीं, उसके जो भी एसेट्स, एलेक्सियर और ट्रेजर्स थे वो भी चुरा लिए, और आखिर में उन्हीं की वजह से ये बीस्ट के हाथों मारा भी गया। लेकिन भगवान ने इसकी उंगली नहीं छोड़ी है, तो ये कसम खा लेता है कि उन दोनों की कह के लेगा, लेकिन टाइम आने पे। जिसके बाद इसे क्रेजी बिच की तरफ से कॉल आता है, तो ये कॉल को रिसीव करते हैं, कहता है हाउ क्रेजी बिच, कैसी हो। जिस पे क्रेजी बिच आगे से कहती है कि ये गया तिले ने, कल हमने मिनी हॉटपॉट खाया था ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जरा पैर संभाल के, तुम्हें झटका भी लग सकता है। और इसमें मैं यार कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसके पैनल काफी ज्यादा बड़े हैं, यूट्यूब वाले रेसों में नहीं आएंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूंगा। स्टोरी पे वापस आते हैं। जीचन हम लोगों को बताता है कि इसी साल क्रेजी बिच ने मुझे फोन करके बताया था कि उसने जीजू को किसी और आदमी के साथ चुम्मा चाटी करते हुए देखा है। हालांकि तब मैं प्यार में बौखलाया हुआ था, मजनू बना हुआ था, तो मैंने इस चीज के ऊपर बहुत बड़ी बहस कर दी और इसकी एक भी बात न सुनी, जिसके बाद हमारा रिश्ता टूट गया और 10 सालों के बाद अब जाके हमारी बात हो रही है, और इससे बात करके मुझे दिल में थोड़ी सी खुशी हुई। तो फिर जीचन क्रेजी बिच को सॉरी कहता है उसके ऊपर यकीन न
करने के लिए, जिसपे क्रेजी बच उससे कहती है कि मैंने तो अभी तक कलेश भी नहीं किया, सॉरी क्यों बोल रहे हो। दरअसल टाइम पे यहाँ पे जीचन के इमोशन बोल रहे हैं, वो नहीं। खैर क्रेजी बिच बम फोड़ती है और वो जीचन को बता देती है कि मैंने तुम्हारी मासूका को किसी और के साथ और कुछ भाई करते हुए देखा है, जिसपे जीचन आगे से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, वो साली गद्दार ही थी। क्रेजी बिच आगे से कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। तो जीचन उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो, मुझे कुछ जरूरी बताना है। जिसपे क्रेजी बिच उससे कहती है कि यार ब्रो मुझे डर लग रहा है तुम्हें इतना शानदार देख के। लेकिन जीचन उससे कहता है कि तुमने 8 वेस्टलैंड गेम के बारे में सुना है। जिसपे क्रेजी बिच आगे से कहती है कि हाँ यार देखा है, साला हर जगह तो एडवर्टाइजमेंट पिले हैं, हगने बैठो तो इनका ऐड आ जाता है। तो जीचन क्रेजी बिच को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊँ इस गेम के अंदर। अब यहाँ पे आता है इस कहानी का प्लॉट। जीचन हम लोगों को बताता है कि किसी को भी नहीं पता है कि 8 वेस्टलैंड कोई ऑर्डिनरी वर्चुअल रियलिटी गेम नहीं है, क्योंकि जब ये गेम पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरीके से फेमस हो गया तो उसके 5 सालों बाद गेम रियलिटी के साथ मर्ज हो गया, यानी कि गेम असली दुनिया में बदल गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एबिलिटीज, ट्रेजर, यहाँ तक कि एनपीसीज भी और विलन्स भी रियलिटी के अंदर आ गए। इसलिए जिन लोगों ने जितनी जल्दी गेम को ज्वाइन किया था उन्हें उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिला। बुद्धि देख रहे हो लौंडे की। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्रेजी बेस जीचन से कहती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो? क्या तुमने सुना है नहीं कि वो पूरा गेम खुद भी ही यूनिवर्सल एआई नोवा के द्वारा बनाया गया है, यानी कि एक अकेला एआई है और उसने पूरा गेम डेवलप कर दिया। खैर क्रेजी बेस जीचन से कहती है कि तुम अगर बन जाते हो ई स्पोर्ट्स प्लेयर तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम हमेशा से ही गेम खेलने में ज्यादा बेहतर रहे हो और वैसे भी 8 वेस्टलैंड के अंदर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। जिसपे जीचन आगे से कहता है कि वो सीरियस है और वो रूम लेने वाला है ताकि वो पूरा ध्यान गेमिंग के ऊपर लगा सके। क्रेजी बेच आगे से कहती है वाह ऑल द बेस्ट, अब मुझसे बात मत करना। लेकिन जीचन उसे कहता है कि फोन ना काटना। क्रेजी बिच पूछती है कि अब क्या चाहिए, तो अब ये काम की बात करता है और क्रेजी बिच से कहता है कि मैंने कुछ गेमिंग इक्विपमेंट मंगाए हैं तो उनके लिए पैसा चाहिए, थोड़ा सा माल मिलेगा। जिसपे क्रेजी बिच आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे यहाँ पे एल लगे पड़े हैं, खाने को पैसे नहीं है, किराया देने को पैसे नहीं है, और किसने कहा था कि तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को इतना महंगा गिफ्ट दो उसके बर्थडे पे। और वो ये सब कुछ कह के फोन को काट देती है। लेकिन क्रेजी बिच एज सच्ची दोस्त वो गाली देने के बावजूद जीचन को पैसे भेज देती है उसके इक्विपमेंट्स के लिए, लेकिन ये भी कहते हुए कि ये मेरे जिम की मेंबरशिप की पैसे हैं, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारी किडनी बेच दूंगी, और अगर किडनी नहीं बेची तो मैं तुम्हें सैंड बैग की तरह इस्तेमाल करूंगी एक्सरसाइज करने के लिए। इस पे जीचन आगे से कहता है कि चिंता ना करो भाई, पैसे वापस कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग जीचन को देखते हैं और ये गेम के अंदर लॉग आउट करता है। कैसे? एक फिंगरिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आंख को स्कैन करके सीधा रेटिना। कोई अकाउंट हैक ही नहीं कर सकता है। जीचन जैसे ही गेम के अंदर लॉग आउट करता है तो फिर ये बीटा वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, क्योंकि गेम अभी भी डेवलपमेंट के अंदर ही फंसा हुआ है और ये पूरे 10 सालों के बाद गेम में वापसी मार रहा है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि रिवेंज तब होगा जब रियलिटी मर्ज होगी, और रियलिटी मर्ज होने में अभी भी 10 साल है, यानी कि 100-200 चैप्टर तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज आधा टाइम गेम के अंदर का सीन दिखाती है और आधा टाइम बाहर का। जीचन जैसे ही गेम के अंदर ऐड होता है तो ये सबसे पहले लॉबी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम लोग लॉबी के अंदर सिस्टर नोवा को देखते हैं, और ये वही एआई है जिसने पूरा गेम अकेले बनाया है। क्योंकि जीचन के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर उसे गेम की नस नस के बारे में पता है। उसे ये भी पता है कि लॉबी के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो कि छुपा हुआ है, जिसे निपटने के लिए हवस को दबाना पड़ता है। क्योंकि हम कुछ छिछोरे लंडों को देखते हैं जो कि सिस्टर नोवा के ऊपर लाइन मार रहे थे, सालो वो एआई है। सिंपल शब्दों में एनपीसी, नॉन प्लेबल कैरेक्टर, उस पे लाइन मारने से कुछ नहीं होगा। वह जीचन हम लोगों को बताता है कि यही हवसी है, क्योंकि सिस्टर नोवा के पास एबिलिटी है कि वो इनके गंदे विचार पढ़ सकती है, इसलिए जो भी प्लेयर्स उसके ऊपर लाइन मार रहे थे वो हवा मार के इन्हें गेम से बाहर ही भेज देती है, जाओ। और बाकी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एनपीसी आजकल गुस्सा कब से होने लगे और इनकी सजा यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये पनिशमेंट जिंदगी भर के लिए रहेगी। जब ये दोबारा गेम में आएंगे तो इनके जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो परमानेंटली लो रहेंगे, इसलिए सिस्टर नोवा को मक्खन लगाओ और वो तुम्हें बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड देगी। और जीचन यही करता है और बड़े प्यार से सिस्टर नोवा के सामने खड़ा हो जाता है और घुटने टेक के इज्जत देते हुए अपने बारे में बताता है। सिस्टर नोवा उसे कहती है तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम सच में इस गेम के अंदर आना चाहते हो और कल्टीवेशन के पाथ पे चल के एक इमॉर्टल बनना चाहते हो? जिस पे जीचन आगे से कहता है कि उसका नाम जीचन है और वो यहाँ पे सिस्टर नोवा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया है। जिस पे सिस्टर नोवा उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये लो मेरी तरफ से ब्लेसिंग, और वो जीचन को यहाँ पे इन्नेट टैलेंट देती है। जीचन हम लोगों को बताता है कि उसकी पिछली लाइफ में उसका इन्नेट टैलेंट बिजनेस प्रोडगी था, जो कि बहुत ज्यादा बेकार था, क्योंकि उसे जो भी आइटम खरीदना था वो स्टोर के अंदर उन्हें 10% डिस्काउंट के अंदर ले सकता था, जो फ्यूचर में बिल्कुल यूजलेस हो गया था। लेकिन जीचन को इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अगर उसे दोबारा इन्नेट टैलेंट बिजनेस वाला भी मिल जाता है, क्योंकि इन्नेट टैलेंट सब कुछ नहीं होते हैं इस गेम के अंदर। शुरुआत भले ही कचड़े जैसी हो लेकिन फिर भी कमबैक किया जा सकता है। लेकिन जब जीचन इस बार अपने इन्नेट टैलेंट को देखता है तो फिर इसकी किस्मत चमक जाती है रिबॉर्न होने की वजह से, क्योंकि इसका इन्नेट टैलेंट एल्टर फेट था। अब ये एल्टर फेट काफी ज्यादा
कैलकुलेटेड शब्द है, लेकिन सिंपल शब्दों में जीचन का यहाँ पे होना स्क्रिप्ट में नहीं है और इसी एरर की वजह से उसका इन्नेट टैलेंट उसे कई सारी एबिलिटीज देता है। क्योंकि उसका दोबारा जिंदा होना हेवेंस लॉ के खिलाफ था, इसलिए उसकी किस्मत हेवन के खिलाफ रहेगी। इसलिए उसके जो भी इन्नेट एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो एकदम मैक्स रहेंगे। साथ ही में वो जितनी भी बार ब्रेक थ्रू करेगा तो फिर उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो ब्रेक थ्रू खत्म होने के बाद डबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्रेक थ्रू करने पे टेलीविजन का सामना करना पड़ता है और अगर जीचन उसका सामना नहीं कर पाता है तो ये मारा जाएगा और इसकी सोल ही गायब हो जाएगी, यानी दोबारा जिंदा होने का कोई चांस नहीं। लेकिन किस्मत उसकी भगवान के खिलाफ होने की वजह से वो जब भी ब्रेक थ्रू करेगा तो फिर उसे एक रैंडम टैलेंट मिलेगा एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे, क्योंकि वो जितनी बार ब्रेक थ्रू करेगा वो उतनी बार हेवन से ग्रेट कंडीशन को फिल करता जाएगा। सिंपल शब्दों में जीचन का इतने समय टैलेंट शेयर मार्केट की तरह है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। वहीं पे सिस्टर वोया जीचन से कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा टैलेंट दे दिया है, अब बारी है तुम्हारे अवतार को चूज करने की। इसके बाद जीचन को कई सारे बॉडी अवतार्स दिखाए जाते हैं जिनको वो मिला के अपने लिए एक कैरेक्टर बना सकता है। जीचन हम लोगों को बताता है कि ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है गेम के लिए, क्योंकि जैसा मॉडल दिखेगा उसका करिश्मा उतना ही ज्यादा हाई होगा। सिंपल शब्दों में ऑरा, और लड़कियों के लिए करिश्मा इस्तेमाल होता है पटाने के लिए। इसलिए जीचन अगर अपने अवतार को जितना ज्यादा सुंदर चिकना एकदम बनाएगा उतना ज्यादा एनपीसीज उसे अट्रैक्ट होंगी और उसे मौका दे सकती हैं डुअल कल्टीवेशन का। साथ ही में और कई सारे फेवर्स जैसे कि हिडन मिशन। हालांकि जीचन ने पिछली बार में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई थी और उसने ऐसे ही कोई कैरेक्टर चूज कर लिया था मेरी तरह, और फिर एनपीसीज इसकी तरफ देखती तक नहीं थी, भाव नहीं देती थी इसकी तरफ। वहीं पे दूसरी तरफ जिन प्लेयर्स के पास हाई करिश्मा था यानी कि सुंदर बॉडी तो उनकी किस्मत भरी रहती थी एनपीसीज से, उन्हें फेवर्स और क्वेस्ट मिला करती थी लगातार और डुअल कल्टीवेशन का मौका भी। और क्योंकि जीचन को यहाँ पे अपनी पुरानी जिंदगी के कीचड़ धुलने थे तो इस बार अपने लिए वो अवतार एकदम चिकना चूज करता है। ये देखो सिस्टर वो या उसे कहती है कि तुमने यहाँ पे अवतार को चूज कर लिया, जल्दी से लोकेशन चूज करो, कहाँ पे पैदा होना चाहते हो। जीचन हम लोगों को यहाँ पे भी बताता है कि ये जो लैंड्स हैं ये प्रोफेशन के हिसाब से बांटे गए हैं, यानी कि जो ये योंग यिंग है ये मैजिक कल्टीवेशन के लिए बेहतर है, युवे हुआ ये मेडिकल कल्टीवेशन के लिए बेहतर है, मोजियान एरिया मैजिक कल्टीवेशन के लिए बेहतर है और मुआफेंग बॉडी कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्टर है। इसके बाद जीचन के सामने उसके स्टेटस विंडो आती है, तो मैं लोग आंख फाड़ के देख लो, दिखा दे रहा हूँ मैं। देख लिया सारे एट्रीब्यूट्स मैक्स हैं, एकदम फुल पे हैं। जीचन हम लोगों को बताता है कि वेपन एंड बॉडी कल्टीवेशन कोर बोन के ऊपर निर्भर करती है, वहीं पे मैजिक एंड मेडिकल कल्टीवेशन स्पिरिट के ऊपर निर्भर करती है, वहीं पे कंप्रीहेंशन सोचने समझने की शक्ति स्किल सीखने में मदद करती है, वहीं पे करिश्मा एनपीसीज के फेवर के ऊपर इफेक्ट देता है, वहीं पे लक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि खुद की पहुंच और स्किल्स। क्योंकि जीचियान के जितने भी एट्रीब्यूट है वो सभी फुल पॉइंट पे हैं। अगर वो मैजिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करे तो वो कुछ ही दिनों के अंदर ही यहाँ पे दुनिया का नंबर 1 मैजिक कल्टीवेटर बन जाएगा। लेकिन जीचन इस बार दोबारा मैजिक कल्टीवेटर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैजिक कल्टीवेशन टीम्स के अंदर सुटेबल होती है, वो सोलो बैटल्स के लिए बहुत ज्यादा बेकार रहेगी, यहाँ तक कि बैटल के अंदर मारे भी जा सकते हो। और जीचन ने ये सभी चीजें अपनी पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस की थी और पिछली बार उसने मैजिक कल्टीवेशन सिर्फ जीजे के लिए ही चूज की थी क्योंकि उसे वो पसंद थी। बल्कि जीचन तो यहाँ पे वेपन कल्टीवेशन को चूज करना चाहता था, इसलिए वो इस बार मुजियन प्लेस को ही चूज करता है बॉर्न होने के लिए, ताकि वो इस बार नंबर 1 वेपन कल्टीवेटर बन सके, ताकि वो सभी अटैक्स को सामने से झेल सके। और इसका फेवरेट वेपन शॉट है तो ये शॉट कल्टीवेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि शॉट कल्टीवेशन के अंदर हाईएस्ट सिंगल अटैक टारगेट डैमेज होता है। इसलिए चीजियन फैसला करता है कि वो इस लाइफ के अंदर ताकतवर शॉट कल्टीवेटर बनेगा। इसके बाद जीचन को उसकी शॉट कल्टीवेशन दी जाती है इस लाइन के साथ में, हवाओं का मजा उठाओ और मार्शल आर्ट की दुनिया का लुत्फ पाओ। जीचन की शुरुआत मुजियान कॉन्टिनेंट के बिगिनर विलेज से होती है, क्योंकि सारे प्लेयर्स बिगिनर विलेज के अंदर ही आते हैं। वैसे जीचन जैसे ही बिगिनर विलेज के अंदर लैंड होता है तो फिर उसे बाकी प्लेयर्स भी मिल जाते हैं जो कि मिशंस के लिए तड़प रहे थे बेचारे, इन्हें एक भी मिशन नहीं मिल रहा था यहाँ पे आने के बाद। और जीचन इन्हें देखते हुए यही सोचता है कि उसके भी पहले यही हाल थे, उसे भी एक भी मिशन नहीं मिलता था। उसी टाइम पे कुछ प्लेयर्स को वहाँ पे एक एनपीसी दिखाई देता है, तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्पेशल एनपीसी होगा और ये इन लोगों को कोई हिडन मिशन दे सकता है। और जीचन उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये बेवकूफ हो, नॉर्मल सा एनपीसी है, इसके पास हिडन मिशन कैसे हो सकता है, तुम लोग यहाँ पे आपस में लड़ते रहो, मैं तो शॉर्ट सर्किट के लिए चला। जीचन मन के अंदर यही सोच रहा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा खून चाटा जाएगा सिर्फ मिशन ढूंढने के चक्कर में, लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पे पीछे जो प्लेयर्स थे वो आगे से चिल्ला रहे थे, साला ये बॉस लेडी मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, कोई लड़की ही नहीं मिल रही यहाँ पे। उसी टाइम पे जीचन की किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उसको एक लड़की बुलाती है और ये भी एनपीसी ही है, जो कि जीचन को अपना नाम क्वीन यांग बताती है और वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे इस विलेज के अंदर टेलर शॉप की ओनर हूँ, क्या तुम्हें कोई मिशन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकती हूँ इसके लिए। और ये जीचन से चिपकते हुए कहती है कि ये पिछले 5 सालों से सिंगल है इसके पति के जाने के बाद से, और अगर जीचन को परेशानी हो रही है कोई क्वेस्ट ढूंढने में तो वो उसकी मदद कर सकती है। क्या वो उसका मिशन एक्सेप्ट करेगा? पीछे की तरफ लौंडा का रिएक्शन देखो, साले ये मरे जा रहे हैं लड़की के लिए और इन्हें भाव तक नहीं मिल रहा। वहीं पे जीचन की नजरें भी
वहीं पे जहाँ मेरी है, और ये हमें आगे से बताता है कि ये सब कुछ इन्नेट करिश्मा वैल्यू की वजह से हो रहा है जो मैक्स पे है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही कई सारे एनपीसीज को अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं पे नियांग जीचन से कहती है कि क्या हुआ, मिशन नहीं चाहिए क्या? तो जीचन अपने मन के अंदर सोचता है कि करिश्मा की वजह से वो यहाँ पे कई सारी एनपीसीज को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो नियांग का मिशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसकी फेवरेबिलिटी नियांग के साथ बढ़ेगी, जिससे उसे शायद से फ्यूचर में मौका भी मिल सकता है डुअल कल्टीवेशन करने का। जीचन के मन के अंदर लड्डू तो फूट रहे थे, अगर ये उसकी पिछली लाइफ में होता तो अब तक वो दबा चुका होता सब कुछ, लेकिन इस लाइफ के अंदर वो एक दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना चाहता है, तो वो कैसे एक लड़की के द्वारा डिसअट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए वो नियांग से माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसे और भी चीजें करनी है, लेकिन अगर उसे कोई मौका या फिर टाइम मिलेगा तो वो उसके मिशन को जरूर एक्सेप्ट करेगा। नियांग उससे कहती है ठीक है, फिर जब टाइम मिले वापस आ जाना। और फिर पीछे की तरफ लौंडे चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसने एक ब्यूटी को मना कर दिया, इसके लिए हम मरे जा रहे हैं और इसने मिशन को रिजेक्ट कर दिया है। वह जीचन को पहले से ही पता था कि अगर वो इन तरीके के मिशन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेगा तो उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि असली अपॉर्चुनिटी तो इस विलेज के इस जगह से शुरू होती है। जीचन जब अंदर घुस ही रहा था तो फिर बाहर से कुछ प्लेयर बाहर निकलते हैं जो कि उसे कहते हैं कि अंदर ना जाना, टाइम ही वेस्ट होगा। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ है, ना वो कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ सुन रहा है, वो पक्का बहरा और कंधा होगा। जिसपे जीचन उन लोगों से कहता है शुक्रिया, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो वो लोग जीचन को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे भी जीचन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक स्मिथ उन्हें कोई भी यहाँ पे वेपन नहीं देगा, तो फिर यहाँ पे रुकना सिर्फ टाइम वेस्ट हुई होगा। वहीं पे हम लोग उस ब्लैक स्मिथ को देखते हैं और ये एक वेपन रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वेपन सेफ ही नहीं ले रहा था। वहीं पे जीचन भट्टी की तरफ देखता है और मन के अंदर उन लोगों को गालियां देते हुए कहता है कि सालो, इस पूरे विलेज के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट एनपीसी है। इसके बाद जीचन भट्टी में हवा देना शुरू करता है तो फिर लपटें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे ब्लैक स्मिथ को समझ में आता है कि वेपन इसीलिए नहीं रिफाइन हो रहा था क्योंकि लपटें ज्यादा तेज नहीं थी। फिर जीचन भट्टी में हवा देते रहता है और ब्लैक स्मिथ उसी टेम्परेचर के अंदर वेपन को रिफाइन करने लगता है, और जीचन की मदद के साथ में ब्लैक स्मिथ कुछ ही देर के अंदर अपने वेपन को रिफाइन कर लेता है। फिर ब्लैक स्मिथ जीचन को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर जीचन यहाँ पे उसकी मदद न करता तो फिर उसे टेम्परेचर के बारे में पता ही ना चलता और वो अपने वेपन को रिफाइन न कर पाता। और जीचन की मदद के बदले में वो जीचन को अपनी कलेक्शन में से एक स्वॉर्ड ऑफर करता है ताकि वो उसे रीपे कर सके। वहीं पे जीचन को पहले से ही पता है कि इस मिशन को पूरा करने के बाद ब्लैक स्मिथ एक वेपन देता है, लेकिन कई सारे प्लेयर्स इसे ही रिवॉर्ड मान लेते हैं और वैसे भी वो इतने ज्यादा आलसी होते हैं कि आगे का मिशन पूरा करना नहीं चाहते। लेकिन जीचन को पता है कि असली मिशन इसके बाद शुरू होता है, इसीलिए जीचन आगे बढ़ता है और वो एक नॉर्मल सी शॉट पिक कर लेता है जो बिल्कुल बेसिक थी। स्ट्रेंथ पॉइंट सिर्फ 3 थे। तो ब्लैक स्मिथ जीचन से कहता है कि तुमने काफी अच्छी शॉट चूज की है, तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। और वो जीचन से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए ग्रीन पिट वाइपर्स यानी सांपों से उनके जहरीले दांत लेके आओगे वो भी 10, तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। जीचन इस मिशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसी के बाद उसे इन्विटेशन मिलेगा शॉर्ट सेक्ट का, और इसी जगह से उसकी कल्टीवेशन जर्नी शुरू होगी। जिसके बाद जब वो शॉर्ट लेके उस ब्लैक स्मिथ की शॉप से बाहर निकलता है तो वो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे वेपन कहाँ से मिल गया। तो जीचन उन लोगों को बताता है कि उस बेचारे का दिल टूट गया था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई, तो मैंने उसे थोड़ा सा सपोर्ट दिया और उसने मुझे वेपन दे दिया। तुम लोग ट्राई करो, शायद से तुम्हें भी कोई वेपन मिल जाए। सभी प्लेयर्स अपने मन के अंदर ये सभी इंसान है, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, एनपीसी नहीं है। ये सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतनी सिंपल चीज के बदले में उन्हें वेपन मिल जाएगा। इसके बाद वो शॉप के अंदर घुसते हैं और ब्लैक स्मिथ को दिमाग चाटने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम रिलेशनशिप के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ। और वो अपनी कहानी सुनाता है चींटी चढ़ी पहाड़ पे नीचे गिर के मर गई, जिसपे ब्लैक स्मिथ का सर घूम जाता है, जिसके बाद वो हथौड़ा उठा के उस प्लेयर के सर के ऊपर दे मारता है। तो बाकी प्लेयर्स अपना सर बचा के वहाँ से भाग लेते हैं, ये कहते हुए किसका दिमाग ही खराब हो गया है, शायद से वो शॉट चुरा ले गया होगा। जिसके बाद हम लोग जीचन को देखते हैं जो कि जंगलों में आ जाता है ताकि वो वाइपर को ढूंढ सके, और क्योंकि ये जगह स्पेशलाइज्ड वाइपर्स के लिए ही बनी हुई थी, तो जीचन जैसे ही वहाँ पे एंटर होता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन पिट वाइपर अटैक कर देता है। जैसा कि हमें पता है कि जीचन इतने समय काफी ज्यादा पावरफुल है बिगिनर लेवल पे, तो वो आसानी के साथ वाइपर के ऊपर अटैक करता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और ग्रीन पिट वाइपर को मारने के बदले में जीचन को स्किल मिलती है जो कि स्नेक वेनम था, और साथ ही में 3 कल्टीवेशन पॉइंट। साथ ही में जब जीचन वहाँ पे ग्रीन पिट वाइपर को मारता है तो फिर उसे नॉर्मल ग्रेड के ग्रीन वाइपर बो, ग्रीन वाइपर सॉर्ड और एक स्नेक स्किन स्टोरेज बैग। जीचन ड्रॉप आइटम्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने एक नॉर्मल सा सांप ही तो मारा था, वो भी नॉर्मल लेवल का, तो फिर उसे इतना ज्यादा आइटम नहीं मिलने थे। लेकिन उसे बाद में समझ में आ जाता है कि ये उसके इन्नेट लक की वजह से हो रहा है जो मैक्स है। जैसे जीचन को समझ में आ जाता है कि अब तो पैसा वसूलने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो अपनी शॉट को उठाता है और उसे जितने भी सांप दिखाई देते हैं वो एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है, ताकि बस वो ये चेक कर सके कि उसे कितने ज्यादा इक्विपमेंट मिल सकते हैं। जिसके बाद अगला सीन कुछ घंटों की बात का होता है और हम लोग देखते हैं कि जब जीचन बाहर निकलता है तो फिर उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ी बोरी थी, क्योंकि इसने कई सारे आइटम्स कलेक्ट किए हैं। अब इसका यहाँ पे ये काम खत्म
होता है तो ये भागते हुए ब्लैक स्मिथ के पास आता है और उसको 10 पिट वाइपर्स के दांत दे देता है। ब्लैक स्मिथ उन दांतों को चेक करता है, जिसके बाद वो अपने पास से एक लेटर निकालता है और वो जेसन को देते हुए कहता है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जेसन उस लेटर की तरफ देखता है तो फिर ये शॉर्ट सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी आइटम था और वो ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि मेरे अलावा क्या किसी और ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है। ब्लैक स्मिथ उसे बताता है कि सिर्फ एक वही है जिसको ये इन्विटेशन मिला है, बाकी और किसी ने अभी तक कोई मिशन ही नहीं किया है, तो फिर उनके पास ये इन्विटेशन नहीं है। जिस पे जेसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको यही चाहिए था कि सिर्फ वही सबसे पहले इस शॉर्ट सेक्ट के इन्विटेशन को ले सके, क्योंकि वो नौसिखिया नहीं है, उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से शॉर्ट सेक्ट की तरफ निकल लेता है। लेकिन शॉर्ट सेक्ट में जाने से पहले वो मार्केट में जाता है जहाँ पे वो सबसे पहले जो भी आइटम कलेक्ट किया था उसको हायर प्राइस में बेचने लगता है और उसने बोर्ड के ऊपर लिख दिया था कि जो भी इसके ज्यादा पैसे देगा उसे ही वो मिलेगा। जिसके बाद वहाँ पे बोली लगाना शुरू होता है, कोई 500 देता है, कोई 1000, कोई 1800, कोई 50,000। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़कियों का ग्रुप आता है जिनमें से एक लड़की उस बो के लिए 50,000 देती है। वो सभी लोग आगे से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पक्का किसी गिल्ड से होगी। वो लड़की जेसन से कहती है कि पेमेंट कैश में होगी, जल्दी से अपना नंबर लाओ, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। जेसन मन के अंदर सोचता है कि यही तो चीज चाहिए थी, लेकिन तभी साइड से एक और बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि वो इस बो के 60,000 देगा। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो वॉन्सी गिल्ड का प्रेसिडेंट है। ये अपना नाम वैंग बताता है और मन के अंदर सोचता है कि जेसन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है जो गेम के लॉन्च होने के पहले दिन ही यहाँ पे एक बो ले आया। अगर ये जेसन को अपनी साइड में ले लेता है तो फिर जेसन इसके लिए काम करेगा और इसे काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं पे सभी लोगों को वॉन्सी गिल्ड के बारे में पता था क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस गिल्ड थी। जेसन आगे से अपना परिचय देता है और हम लोगों को बताता है कि ये अपनी पिछली लाइफ में भी इसे टकराया था, क्योंकि लीडर बोर्ड के अंदर ये टॉप 10 के अंदर था। हालांकि जेसन ने उसे उस लाइफ के अंदर तो मना कर दिया था, लेकिन उसको मना करने की वजह से वैंग ने जेसन के ऊपर दुश्मनी रखा ली थी, जिसकी वजह से जेसन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और उसे कई सारे ट्रेजर मिलते मिलते रह गए थे। इसलिए वो इस लाइफ में इसे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता है। जिसके बाद वैंग जेसन से कहता है कि तुम इसे बेच रहे हो, उसका मतलब यही है कि तुम्हें पैसे चाहिए शादी के लिए, तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना, और हम तुम्हारे नए दोस्त भी बन जाएंगे। जिस पे जेसन आगे से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस वो यहाँ पे अपने आइटम को बेच रहा है और अगर उसको ये वेपन चाहिए तो फिर वो खरीद सकता है। जिसके लिए वैंग मान जाता है और वो जेसन से वो खरीदने ही वाला था, ये कहते हुए कि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है, हमारे गिल्ड में आना चाहोगे। लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की आगे से बोली बढ़ा देती है, कहती है कि 70,000। वैंग आगे से कहता है लाख, तो ये कहती है 2 लाख। वैंग कहता है 2.5 लाख, तो ये कहती है 3 लाख। और जेसन मन के अंदर सोचता है मुझे नहीं पता है कि ये लड़की कौन से गिल्ड से है, लेकिन ये कोई नोंगो पोंगो गिल्ड से नहीं है जो कि यहाँ पे सीधा वैंग का सामना कर रही है। शायद से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे वैंग को स्कैम करने के लिए। जिसके बाद ये लड़की आगे से डायरेक्ट चौका ही मार देती है, ये कहते हुए 5 लाख। और वैंग के अंदर इतना गुदा नहीं था कि वो डायरेक्ट एक नॉर्मल से बो के लिए यहाँ पे 5 लाख दे सके, इसलिए वो धमकी धमकी पे आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम हमारे खिलाफ जाने की बगावत कर रही हो। वहीं पे लोग आगे से कहते हैं कि पता नहीं ये साले कौन है इतने अमीर है कि एक नॉर्मल से वेपन के लिए भी यहाँ पे 5 लाख देने को तैयार है। जिसपे ये लड़की वैंग को उंगली करते हुए कहती है कि जो भी यहाँ पे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को ये वो मिलेगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है ज्यादा बोली लगाने का तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। और वो मन के अंदर सोचती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम वॉन्सी गिल्ड से हो, मेरे सामने बस तुम एक कीड़े हो कीड़े। जिसपे वैंग भी वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी वो यहाँ पे 5 लाख है किसी बिगिनर इक्विपमेंट के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा। लेकिन जेसन यहाँ पे वैंग को रोक लेता है और उससे कहता है कि मैंने आपका नाम काफी ज्यादा सुना है, इसीलिए अगर वैंग यहाँ पे 5 लाख इस बो के लिए देने को राजी है तो फिर उसको ये बो दे देगा वो। जिसके लिए वैंग मान जाता है और वो जल्दी से उस बो को खरीद लेता है, ये मन के अंदर सोचते हुए कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वो जेसन से कहता भी है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर हमारे गिल्ड में आ जाना। जिसके बाद वो उसका नंबर मांगता है और उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। वही पैसे मन के अंदर सोचता है कि मैंने फ्यूचर के लिए तो इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया है और वैंग वहां से खुशी खुशी चला जाता है, ये कहते हुए कि तुमने काफी अच्छा काम किया जो हमारे खिलाफ नहीं गए। उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में हमें ज्वाइन करने के बारे में सोचोगे। वह जेसन तो मन के अंदर सोचता है कि 5 लाख रुपए एक बो के ऊपर वेस्ट करना काफी ज्यादा बुरी बात है, लेकिन तुम बहुत बुरी तरीके से स्कैम हो गए हो। दरअसल बो के अंदर जो पॉइजन है वो लिमिटेड मात्रा में है, 4 से 5 बार इस्तेमाल करने के बाद वो एक नॉर्मल बो बन जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो लड़की पीछे मुड़ती है और जेसन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि जो भी ज्यादा प्राइस देगा वो बो उसे मिलेगा, लेकिन तुम एक दिखते इंसान की तरह हो, बस एक कुत्ते की तरह बिहेव करते हो। तुम अपने वादों से पीछे कैसे मुकर सकते हो, जा और जाके वैंसी का कुत्ता बनो। जिसके बाद वो लड़की अपने ग्रुप को लेके वहां से निकल जाती है और जेसन को समझ में आ जाता है कि उसने वैंग को ठगते समय इन लोगों को नाराज कर दिया है और उसे कोई तरीका ढूंढ के इन्हें रिपे करना पड़ेगा। जिसके बाद हम इन सभी लड़कियों को वाइल्ड बोर यानी कि सुअर के जंगल के इलाके में देखते हैं, जहाँ पे लोग इस जंगली सुअर का शिकार करने के लिए आए थे कुछ पॉइंट्स के बदले में। जिसके बाद ये लड़का अपने हिसाब से अलग अलग चले जाते हैं उस सुअर को पकड़ने के लिए और तभी जेसन इस गुलाबी बाल वाली लड़की के पीछे आता है और उससे कहता है कि मुझे
तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की उससे पूछती है कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, तो जीचन उससे कहता है कि बस 2 मिनट और ये डील तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदे की होगी। उस लड़की को ऐसा लगता है कि जी चियान को वैंग ने धोखा दे दिया है और उसकी पिछवाड़े पे लात मार दी है, तो ये अपनी शॉट को बाहर निकालने लगती है ताकि ये भी अपना कुछ हिसाब किताब बराबर कर ले। लेकिन जीचन इसे कहता है कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं 5 लाख के बदले में तुम्हें दे सकता हूँ। वो लड़की उससे कहती है कि अगर ये इतनी ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है तो फिर अपने गिल्ड मेंबर्स को क्यों नहीं देते, तुम तो उनके तलवे चाट रहे थे सपोर्ट के लिए, क्या हुआ। इस पे जीचन आगे से कहता है कि सपोर्ट और उससे क्या उसकी औकात भी है, मैं तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ इसलिए घूम रहा था क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं सपोर्ट करने के लिए और ना ही पैसा है, तो फिर मैं यहाँ पे किसी भूखे शेर को उंगली क्यों करूँ हीनर को दिखाते हुए। और वो मन के अंदर सोचता है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा। ये लड़की पक्का इतने समय वैंग जियान को नफरत करती होगी, तो फिर मैं इसका फायदा उठा के एक साथ कॉपरेट क्यों ना करूं। वो लड़की मन के अंदर सोचती है कि इसका एटीट्यूड तो वैंग जियाओ के लिए बिल्कुल कभी भी बदला जा रहा है। वहीं पे जीचन आगे से भाई अपना अकाउंट नंबर निकालता है और इस लड़की को देते हुए कहता है कि ये मेरा नंबर, पैसे ट्रांसफर कर दो, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। वहीं पे इस लड़की को लगता है कि हाँ बाद में दम हो सकता है, कहीं वो इस पैसों के चक्कर में इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। अंधा पैसा हो तो लोग यही सोचते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने अकाउंट से जीचन के अकाउंट में पैसे भेज देती है। जीचन उससे कहता है कि बहुत अच्छे, और वो मन के अंदर सोचता है कि ये तो कमाल की बात है कि गेम को ज्वाइन करने के बाद मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए, और ये जीचन जो माल कमा रहा है ये डायरेक्ट इसके असली अकाउंट में जा रहे हैं, यानी कि रियलिटी में, गेम में नहीं। ये रियल लाइफ में इन पैसों से मौज करेगा। विंजो गॉट रियल। जिसके बाद जीचन उस लड़की को इन्फॉर्मेशन देता है ये कहते हुए कि इस जंगली सुअर को मारना बंद करो और विलेज के अंदर जाके ब्लैक स्मिथ से मिशन लो। ये लड़की आगे से चिल्लाते हुए कहती है साले कुत्ते हरामी कमीने, मैंने तुझे इतने पैसे दिए सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि मैं उस ब्लैक स्मिथ के पास जाके उसके औजार बनवाऊं। वो लड़की मन के अंदर सोचती है अगर इसे वैंग ने यहाँ पे भेजा है हमें स्कैम करने के लिए, तो फिर इसकी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। और ये अपनी शॉट को बाहर निकाल ही रही थी कि जीचन इससे कहता है कि जिस मेथड का इस्तेमाल तुम लोग यहाँ पे सुअर को मारने के लिए कर रही हो ये बिल्कुल बेकार है। अगर तुम ब्लैक स्मिथ के पास जाके 5 मिनट तक उसकी आग को थोड़ा भड़का के रखती हो तब तक वो वेपन को रिफाइन कर ले तो फिर वो तुम्हें एक मिशन देगा, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम अपने एक सबऑर्डिनेट को वहाँ पे भेज सकते हो। लेकिन जब ये कांड करना तो चुपके से करना, किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो जाएगी। इसके बाद जीचन आगे से उसे इन्विटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो मिशन जरूरी नहीं है, उस मिशन के खत्म होने के बाद ब्लैक स्मिथ एक और मिशन देगा वो जरूरी होगा। उस लड़की की नजर जैसे ही शॉर्ट सेक्ट इन्विटेशन कार्ड के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है। जीचन उससे कहता है कि यही कार्ड तुम्हें मिशन को पूरा करने के बाद ही मिलेगा और तुम शॉर्ट सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर पाओगे। इसके बाद वो जाते हुए कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया है, अब बाकी तुम पे है। वो लड़की जीचन से पूछती है कि तुमने इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दी। जीचन आगे से कहता है मुझे थोड़ी ना पता है, बस अच्छी दिखी तो बता दिया, हवसी जो हूँ। जिससे ये लड़की को सालो गेम में हो तुम्हारी कोई शकल सूरत नहीं दिख रही है। खैर की आज की चली रही थी कि उसी टाइम पे इस लड़की की सिस्टर उससे कहती है कि बचो, क्योंकि वो जंगली सुअर डायरेक्ट इस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पे इन सभी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी, ये जंगली सुअर को पकड़ने के लिए गए थे लेकिन उसके बॉस से जाके भिड़ गए। अब ये इनका खून पीने के लिए पीछे पड़ा हुआ है और इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वो लड़की इन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम लोग इस बॉस को मार सकें। जितने लोगों से कहता है कि इनका लक काफी ज्यादा अच्छा है कि ये लोग बिगिनर विलेज के अंदर ही डायरेक्ट सबसे बड़े बॉस से टकरा गए, लेकिन अगर ये लोग इस मिशन को छोड़ने वाले हैं तो जीचन क्या इस मिशन को ले सकता है। वो लड़की इस चीज के लिए मान जाती है और उससे कहती है क्या तुम अकेले इसके साथ भिड़ोगे। जीचन आगे से कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने अपना वो बेच दिया है तो फिर क्या मुझे तुम्हारी शॉट उधार मिल सकती है। तो वो लड़की जीचन को उसकी शॉट दे देती है और उससे कहती है कि तुम खुद ही आग में चलने वाले हो तो जलना तो हमसे मत कहना, पानी लेके आए। जीचन आगे से कहता है एडवाइस के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो शॉट को बाहर निकालता है और ये सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि ये किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहते। इसके बाद लड़की अपनी चुगलीखोरी शुरू करती है और इन्हीं की चुगलीखोरी से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम वैंग लिंग है। वहीं पे हम लोग जेसन को देखते हैं जो इस जंगली सुअर के साथ फाइट कर रहा था, तो ये फुर्ती का पूरा फायदा उठा रहा था। स्पीड मैक्स पे जो है ये सुअर इसे पकड़ भी नहीं पा रहा था और जेसन इसके अटैक करने से पहले ही वहां से हट जा रहा था। जेसन का मौका मिलते ही वो उसके ऊपर शॉट से अटैक करता है, लेकिन सुअर की चमड़ी सख्त होने की वजह से शॉट का कुछ ज्यादा असर नहीं होता है और वो अटैक को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो जेसन के ऊपर हेड से अटैक करता है और उसे ऊपर उठा देता है। वहीं पे जेसन इस सुअर की चमड़ी को देख के हैरान हो गया था क्योंकि इतने बड़े शॉर्ट स्लैश के बावजूद इसकी एचपी गिरी तक नहीं थी। इसलिए जेसन को समझ में आ जाता है कि डायरेक्ट फाइट करने से कुछ भी नहीं होगा, उसे चालाकी से काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो जंगली सुअर को दिखाता है कि वो भाग रहा है और वहां से भागते हुए चट्टान की तरफ आगे जाने लगता है। वहीं पे इन लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि जेसन की फट चुकी है, अब वो अपना कच्चा बचाए भाग रहा है। वैंग लिंग आगे से कहते हैं कि पता नहीं इससे किसने कहा था कि जाके उस सुअर से जाके भिड़ जाओ जबकि खुद बिगिनर लेवल पे हो, अब ये मरेगा तो इसमें हमारी गलती नहीं है। वहीं पे हम लोग जेसन को देखते हैं और जब ये चट्टान के पास आता है तो ये चट्टान के ऊपर चढ़ के पीछे की तरफ गुलाटी मार देता है, जिससे वो सुअर डायरेक्ट चट्टान से टकराता है और इसका साथ धड़ाम से लड़ता है और इसे 50 का डैमेज पड़ता है। और क्योंकि इसके पास बुद्धि की कमी
उम्मीद थी, तो ये चट्टान से गुस्सा के सीधा उसे के ऊपर धड़ाधड़ अपना सर दे के मारने लगता है और उसे 18-20 के करके डैमेज लगने लगते हैं। जिस पे ये लड़की आगे से हैरान होकर कहती है कि यही करना था क्या, हमें तो पता ही नहीं था, हमारी तो टांगे भी फ्लेक्सिबल हैं। खैर इस जब जंगली सुअर का टाइम आ जाता है कटने का, तो जेसन साइड से बाहर निकलता है और कहता है कि यही मौका है। जिसके बाद वो धड़ाधड़ उसके ऊपर क्रिटिकल स्टाइल्स मारते रहता है, जिससे जंगली सुअर को 8-8 करके डैमेज लगते ही रहते हैं। लेकिन तभी जंगली सुअर कहता है कि बस। इसके बाद वो सीधा जेसन की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जेसन उसके अटैक को डॉज करता है, जो कि सीधा खाने वाला मूव था। जिसके बाद जेसन गोल गोल घूमने लगता है, तो जंगली सुअर भी उसकी तरफ गोल गोल घूमता है और जेसन के पास तो बुद्धि बहुत है, इसीलिए वो चक्कर से बीच में आ जाता है और सुअर के दांत के ऊपर अटैक करके उसका दांत काट देता है, जिससे इसका एचपी बार अब सीधा लास्ट पे आ गया था। और जेसन इसी का फायदा उठाते हुए इसके पीछे से इसके सर के ऊपर छलांग मारता है और अपनी सॉर्ड सुअर के भेजे के अंदर घुसा के उसे आखिर में मार ही देता है। जेसन जैसे उस जंगली सुअर को मारता है तो फिर उसे कल्टीवेशन पॉइंट मिलते हैं और जेसन की रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है, यानी कि जेसन अब ऑफिशियली एक कल्टीवेटर बन चुका है। इसके बाद जेसन के जो इन्नेट टैलेंट थे वो काम करना शुरू करते हैं और इसे एक टैलेंट मिलता है जो कि सीड ऑफ वेटेलिटी था, जिससे इसकी वेटेलिटी 10% से बढ़ जाएगी। और इस वेटेलिटी की वजह से जेसन की जो हेल्थ है, यानी कि उसका एचपी बार वो दुगना हो गया है। बाकी कल्टीवेटर जो कि की रिफाइनिंग स्टेज पे होते हैं उनकी एचपी 1000 के आसपास होती है, लेकिन वहीं पे जेसन की 2000 के आसपास होगी। और ये उसके जैसे फट्टू बंदे के लिए काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है, क्योंकि इसकी किस्मत भगवान के खिलाफ होने की वजह से खतरा भी इसके ऊपर डबल है। इसके बाद गेम का सिस्टम उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने जंगली सुअर को मार दिया है, क्या तुम इस बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहोगे। जेसन आगे से कहता है कि छुपाने का क्या ही फायदा, बता दो। इसके बाद गेम सभी प्लेयर्स को बता देता है कि जेसन ने यहाँ पे बिगनर विलेज के बोर किंग को मार दिया है, जिसको रिवार्ड के तौर पे 200 पॉइंट मिले और काफी सारी चीजें भी। और वो सभी लोग मन के अंदर सोचते हैं कि ये कौन सा बंदा है भाई, ऐसा कौन प्रो आ गया जो कि गेम के पहले ही दिन यहाँ पे विलेज के बॉस किंग को मारी दे रहा है। जिसके बाद वैंगलिंग को भी पता चलता है कि जेसन का नाम जेसन है। इसके बाद जेसन की नजर ड्रॉप आइटम्स के ऊपर पड़ती है, तो फिर वहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रेड की क्रिम्सन क्लाउड सॉर्ड थी, इल्यूमिनाटी स्टफ था और साथ ही में एक स्पिरिचुअल ग्रेड की टेक्निक शैडो स्टेप और साथ ही में सोना चांदी। और इतने सारे ड्रॉप आइटम मिलते नहीं है, लेकिन जेसन के इन्नेट लक की वजह से ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इसकी किस्मत जितनी अच्छी उतनी खराब भी, तो इसका पहला टेलीविजन 30 मिनट के बाद होने वाला था, क्योंकि ये अल्टरफेट का साइड इफेक्ट था। और अगर ये टेलीविजन को सर्वाइव नहीं कर पाता है तो फिर इसकी सोल टाटा बाय बाय, इस दुनिया से गायब। इसीलिए जेसन सारा सामान उठाता है और बोतली के अंदर भर के सेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ताकि ये कोई एक्सपर्ट ढूंढ सके जो इसकी मदद करेगा टेलीविजन को सर्वाइव करने में। वैंगलिंग जेसन के सामने आती है और जैसे मधुमक्खियां फूलों की तरफ मंडराती हैं, अब ये भी जेसन की तरफ मंडरा रही थी और उससे कहती है कि हम लोग दोस्त बन जाते हैं, फ्यूचर में काफी सारे इक्विपमेंट अदला बदली करेंगे। जेसन उसे अपनी आईडी देता है और उसे कहता है कि हाँ, मुझे फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है, जिसपे वैंगलिंग भी हैरान होती है कि ये इतना अजीब है क्या, ये इतनी तेजी से हमारी तरफ से क्यों भाग रहा है, क्या हम इसे कच्चा खा जाएंगे। अगला सीन 25 मिनट के बाद का होता है। हम लोग जेसन को देखते हैं जो कि सेक्ट एंट्रेंस पे पहुंच चुका था। अब इसको यहाँ पे बस एक एक्सपर्ट ढूंढना था जो इसे डिसेबल के तौर पे लेगा और इसकी मदद करेगा इलेक्ट्रिक टेलीविजन को सर्वाइव करने में। इसके बाद जेसन भागते हुए सेट के अंदर जाता है, तो सभी लोग इसे देख के हैरान हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये इतनी तेज से क्यों भाग रहा है, क्या रिकार्डिनेशन इसके पीछे पड़ा है। वहाँ पे टेलीविजन जेसन का पीछा करते करते सेक्टर तक आ जाता है। वहाँ पे सभी लोगों को भी दिखाई देता है कि टेलीविजन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसके बाद हम लोग सेक्ट की मास्टर को देखते हैं और ये फीमेल थी, तो समझ गए होगे कि बॉडी कितनी कमाल की होगी, क्योंकि ऑथर लड़की है। ही नो अबाउट मेंस नीड। फिर सेक्ट लीडर उन लोगों से पूछती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पे टेलीविजन कौन ला रहा है। और वो सभी एल्डर से पूछती है कि किसी का डिसेबल यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो सभी एल्डर्स आगे से कहते हैं कि नहीं, हमने इस बारे में कभी भी नहीं सुना है कि किसी का डिसेबल भी अभी है यहाँ पे। वहीं पे इन लोगों को जेसन की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम्हारा नया डिसेबल अभी ही यहाँ पे सेक्टर पे आया है और कोई तो मेरी मदद करो भाई इस टेलीविजन को सर्वाइव करने में। उसी टाइम पे लाइटनिंग टेलीविजन जेसन के ऊपर लैंड होता है, तो जेसन जल्दी से इनविटेशन कार्ड दिखाता है और उन लोगों से कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी मदद करो। जेसन को अच्छे से पता है कि वो अपनी करंट एबिलिटीज के साथ कभी भी इस हेवनली टेलीविजन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उनमें से कोई एक मास्टर उसे बचा लेता है तो ही उसके जिंदा रहने के चांस है। तो हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर आगे बढ़ती हैं और वो जेसन की मदद करती हैं। इससे जेसन के ऊपर एक बैरियर आ जाता है और वो सक्सेसफुली हेवनली टेलीविजन को सर्वाइव कर जाता है। सभी एल्डर्स आगे से कहते हैं कि रिफाइनिंग स्टेज में होने के बावजूद हेवनली टेलीविजन को अट्रैक्ट करना ये बच्चा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सभी एल्डर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये उनके सेक्टर में रहता है तो ये उनके सेक्टर का नाम रोशन करेगा। इसीलिए वो सभी एल्डर्स जेसन को एकदम घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे डिसेबल बनना चाहोगे। एक फीमेल एल्डर उससे कहती है कि अगर तुम मेरे डिसेबल बनते हो तो फिर मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेज दूंगी। एक एल्डर उससे कहता है कि मेरे पास कई सारे फीमेल कल्टीवेटर्स हैं, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी अगर तुम मेरे डिसेबल बनते हो। और ये सभी एल्डर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं जेसन को लेके। वह जेसन मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खुल चुकी है, साला ये आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे कोई भी बेवकूफी
सेल्फी नहीं कर सकता है, नहीं तो उसका इंप्रेशन इन लोगों के सामने खराब हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे सेक्ट लीडर आगे बढ़ती है, जो कि उन लोगों से कहती है कि मैं इसको अपने डिसेबल के तौर पे लेना चाहती हूँ। जिसपे वो सभी एल्डर्स मन के अंदर सोचते हैं कि अगर मास्टर यहाँ पे इसे अपने डिसेबल बनाने चाहती हैं तो फिर हमारे पास चांस ही नहीं है। जिसके बाद सेक्ट लीडर जिशन से पूछती हैं, क्या तुम मेरे डायरेक्ट डिसेबल बनना चाहोगे इनर हॉल में आके कल्टीवेट करने के लिए। सिस्टम जिशन को बताता है कि तुमने ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी सेक्ट के अंदर ट्रिगर की है। टियानयान सेक्ट के करंट लीडर तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहती है, क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहते हो। वैसे सेक्ट लीडर का नाम लेंग यांग फी है, लेकिन हम इन्हें मास्टर ही बुलाएंगे। जिशन मन के अंदर सोचता है कि ये तो जैकपॉट है, जैकपॉट। सेक्ट लीडर का डायरेक्ट डिसेबल ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। जिसके बाद वो अपना सर झुका के फियान को अपना मास्टर मान लेता है और उसे ग्रीटिंग्स देता है। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि अब से तुम मेरे डिसेबल और तुम इनर हॉल के अंदर कल्टीवेट करोगे। इनर हॉल काफी ज्यादा अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी डेंस रहती है। वहीं पर इस हरामी को देखते हैं और ये अपनी हरकतें शुरू कर देता है। ये अपनी मास्टर के पैरों से चिपकते हुए कहता है कि ये बिग एंड थिक लेग्स, इनके साथ लिपटने में मजा ही कुछ और है। और वो मन के अंदर सोचता है कि अब से मैं इन्हीं के सहारे हूँ। चाइनीज रीति रिवाजों के हिसाब से कोई अगर टांग पकड़ के इस तरीके से लटके तो इसका मतलब ये है कि वह वो उसके भरोसे है, यानी कि जिशन अब मास्टर की छत्र छाया में है। इसके बाद मास्टर जीचन को इनर हॉल के अंदर लेके आती है और उससे कहती है कि मैं अपने एक डिसेबल से कहूंगी, वो तुम्हें न्यूबी पैक दे देगा। जिसके बाद वो तुम्हें तुम्हारा रेसिडेंस भी दिखा देगा। तुम अब से यहीं पे कल्टीवेट करने वाले हो। जिसके बाद वो जाते हुए जीचन से कहती है कि तुम कल आके मुझे मेन हॉल के अंदर मिलना। जिससे जीचन को भी समझ में आ जाता है कि उसकी मास्टर कोल्ड हार्टेड है और दूरी बना के रखती है दूसरे लोगों से। इसलिए उसे खुद को सीक्रेटली एंड स्लोली खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। जिसके बाद अगला सीन 2 घंटे के होता है और हम लोग जीचन को वहाँ पे बैठा हुआ देखते हैं। मास्टर ने जिस डिसेबल के बारे में बोला था वो अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं था। इसलिए जीचन फैसला करता है कि वो खुद ही यहाँ पे खुद के रूम को ढूंढ लेगा। जिसके बाद जब वो इनर हॉल के अंदर घूमता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये तेल निकालने वाला काम है, क्योंकि इनर हॉल के अंदर कई सारे रेसिडेंट थे। इसलिए जीचन को ऐसा लगता है कि किसी रूम के अंदर कोई हिडन मिशन हो सकता है, तो वो एक एक करके हर रूम के अंदर जाने वाला था और ये फैसला इसकी जिंदगी का खट्टा मीठा फैसला होगा। इसके बाद जीचन को एक रेसिडेंट दिखाई देता है जो काफी ज्यादा यूनिक था, तो वो उसके अंदर ही घुस जाता है बिना नॉक करे। और ये रूम किसी और का नहीं, उसकी मास्टर का ही था। वो अभी बाथ ले रही थी, जो कि पीछे मुड़ के जब जीचन को वहाँ पे देखती है तो वो एकदम से आग बबूला हो जाती है और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक ही कर देती है। और ये अटैक जीचन की जान ही नहीं लेता अगर उसकी 10% HP ना बचती। इसके बाद मास्टर उसे कहते हैं तुम्हारी औकात कैसे हुए बिना नॉक करे कमरे के अंदर आने की। जीचन आगे से माफी मांगता है और कहता है कि जिस डिसेबल के बारे में मास्टर ने बताया था वो वहाँ पे आया ही नहीं, इसलिए उसने खुद से फैसला किया वो कि आसपास के इलाके को ढूंढेगा और वो गलती से उसके रूम के अंदर चला आया। ये उसने जानबूझ के नहीं किया था, ये भी जीचन के बैड लक की वजह से ही था। अब उन दोनों के रिलेशन के बीच में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी और उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर को जीचन की बातों में सच्चाई दिखाई देती है। तो वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो अपने पास से एक पिल निकालती हैं और उसे देते हुए कहती हैं कि ये तुम्हारा इनाम है जो तुमने झटके को झेला, लेकिन अगली बार से बिना परमिशन के किसी रूम के अंदर न घुसना और कहीं पे भी मत जाना। जीचियन जब उस पिल को चेक करता है तो फिर ये मिस्टिकल ग्रेड की पिल थी, वायलेट जेड पिल। इसको कंज्यूम करने के बाद 5 मिनट के लिए जीचन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो 30% से बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि उसका स्टेमिना जो खत्म होने वाला होगा वो भी पूरा रिकवर हो जाएगा। जिससे जीचन को समझ में आ जाता है कि ये पिल काफी ज्यादा काम की है, इसलिए वो पोटली में उसको डाल लेता है और कंज्यूम नहीं करता है। और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसकी मास्टर काफी दिलदार वाली है, अगर वो देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगी रिवॉर्ड्स। जिसके बाद हम जीचन को बाहर देखते हैं और उसके 5 मिनट के बाद इसकी गाइडिंग डिसेबल आती है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। इसका नाम नान गोंग युए है। गोंग युए जीचन से कहती है जूनियर ब्रदर क्या हाल है, तुम्हारी सीनियर सिस्टर आ गई है। तो जीचन आगे से उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि स्वागत है आपका मीम साहिबा। जिसे गोंग युए काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि वो क्रिस्टनाइजेशन की फाइनल स्टेज पे है और अगर उसे फ्यूचर में कोई भी परेशानी होती है तो वो उससे मदद मांग सकता है। और जीचन के हल्की सी रिक्वेस्ट देने पे गोंग युए के जो फेवर एबिलिटी पॉइंट थे वो 10% से बढ़ जाते हैं। जीचन मन के अंदर सोचता है कि बस थोड़ी सी तारीफ पे 10% बढ़ गए तो फिर मक्खन लगाने पे ये और बढ़ेंगे। इसके बाद वो गोंग युए की और ज्यादा चापलूसी कहता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुमसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कोई है नहीं, मैंने आपसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं देखा। आप जब पैदा हुई होंगी तो फूलों की बरसात लेके पैदा हुई होंगी। जिससे गोंग युए और ज्यादा खुश हो जाती है और वो जीचन से कहती है वाह तुम तो तलवे चाटने में माहिर हो। जिसपे जीचन गोंग युए से कहता है कि अगर कल्टीवेशन के रास्ते में आगे बढ़ना है तो फिर फालतू में बैठ के कुछ नहीं होगा, लर्निंग भी करना पड़ेगा और अगर इसके लिए किसी के तलवे चाटने पड़ते हैं तो एक दो के चाटने में क्या ही बुरी बात है। जिससे गोंग युए और ज्यादा खुश और इसके 5% फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ जाते हैं। जीचन मन के अंदर सोचता है कि इसकी फेवरेबिलिटी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही है मास्टर यान के मुकाबले में। ऐसा लगता है कि
मैं इसके साथ ज्यादा आसानी के साथ जा सकता हूँ और बातें कर सकता हूँ। इसके बाद जिचन हम लोगों को बताता है कि फेवरेबिलिटी पॉइंट काफी ज्यादा जरूरी होते हैं एनपीसी के मामले में। अलग अलग तरह के एनपीसी अलग अलग तरह के हिडन मिशन ट्रिगर करते हैं उनकी फेवरेबिलिटी के हिसाब से। इसके बाद हमें लंबा सा चार्ट दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था 1 से 10 पॉइंट फेमिलियर है, 11 से 20 कैजुअल है, 21 से 30 कंपोनियन, 31 से 40 क्लोज, 41 से 50 शेयर हार्ड, 51 से 60 इंटीमेट यानी कि कॉलेज वाले दोस्त के समान, 61 से 70 कॉन्जिनल लव जैसे कि भाई बहन, 71 से 80 यानी कि परफेक्ट यूनिसन एब्सोल्यूट सिंसियरिटी यानी कि फुल इज्जत। इसके बाद 80 से 90 यानी कि फुल भाईचारा ऑन टॉप जिन्हें मरने की 7 कसमें। इसके बाद 91 से 100 और यह आखिरी यानी कि 7 मरेंगे 7 जिएंगे आखिरी सांस तक। अगर अपोजिट जेंडर के एनपीसीज का फेवरेबिलिटी रेट कंजेनियल लव यानी कि 60 से 70 के बीच में पहुंच जाता है तो उनके बीच में फिजिकल इंटरकोर्स भी हो सकता है। आसान शब्दों में डुअल कल्टीवेशन जो उन्हें 2 कपल में बना सकता है शायद। और इसीलिए ये काफी ज्यादा टफ होता है कि तुम किसी एनपीसीज के साथ अपनी फेवरेबिलिटी को इतने हद तक बढ़ा पाओ। लेकिन ये जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है उतना काला भी है, क्योंकि जिचन ने अपने पिछले लाइफ में कुछ कपल्स को देखा था जो लग गए थे उनके बुरे वाले। खैर जिचन ने वहां पे मास्टर की पिल नहीं खाई थी तो इसकी बॉडी कमजोर हो गई थी और ये खून की उल्टियां करने लगता है। गोंग युवे उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ भाई? तो जिचन मन के अंदर सोचता है कि उसे ये चोट गोंग युवे किस वजह से मिली है और उसकी फेवरेबिलिटी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो फिर उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। शायद से वो गोंग युवे से भी कुछ ले सकता है। तो ये आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि आप जल्दी नहीं आई थी तो फिर मैं खुद ही यहाँ पे रेजिडेंट को ढूंढने के लिए चला गया और गलती से मास्टर के रूम में घुस गया, जिसके बाद उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पेला। इस पे गोंग युवे ये वाली बात दिल पे ले लेती है और जिचन से कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगा क्योंकि काम जो मुझे दिया गया था वो मैं सही से नहीं कर पाई। और ये बताती है कि ये देरी से इसलिए आई क्योंकि ये रोमांस नॉवल पढ़ रही थी। इसके बाद ये भी अपने पास एक की रिफाइनिंग पिल बाहर निकालती है और उससे कहती है कि इसे जल्दी से खा लो। और जिचन मन के अंदर सोचता है कि बस यही चीज तो चाहिए थी। और गोंग युवे जिचन से कहती है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही टाइम रोमांस नॉवल पढ़ने में लगा दिया और तुम्हें मास्टर की तरफ से मार पड़ी। तो फिर जिचन आगे से दोबारा चापलूसी करता है और इसकी चापलूसी गोंग युवे के ऊपर दोबारा काम करती है और उसकी फेवरेबिलिटी दोबारा 5 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। इसके बाद गोंग युवे अपने पास से दोबारा एक आइटम बाहर निकालती है जो कि जेड पेंडेंट था। इस जेड पेंडेंट के बारे में जान लो, आगे काम आएगा कुछ चैप्टर्स के बाद में। ये भी स्पेशल ग्रेड का स्प्लिट गैदरिंग जेड पेंडेंट है। इसको लटकाने के बाद ये 10% का डिफेंस देगा, 5% तक हेड प्रोटेक्शन और 1% कॉम्बैक्ट पावर, और जो माना रिकवरी होगी वो 10% से बढ़ जाएगी। साथ ही में ये शील्ड की तरह ही काम करेगा जो बाकी टीममेट्स के ऊपर भी काम करेगा जो 3 मीटर के रेडियस के अंदर होंगे। गोंग युवे उससे कहती है कि ये इनाम समझ के अपनी पोटली के अंदर डाल लो। जिचन उससे कहता है कि ये जेड पेंडेंट काफी ज्यादा कमाल का है, क्या ये उसके किसी काम का नहीं है? जिसपे गोंग युवे उसे कहती है कि उसके पास और भी ऐसे कई सारे ट्रेजर है, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। और वो जिचन से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ और तुम्हारे बेसिक बिगनर इक्विपमेंट दे देती हूँ। जिचन मन के अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे तलवे चाटने वाला बन गया, नहीं तो फिर उसे कभी भी सेक्टर के अंदर आने के बाद इतने सभी आइटम नहीं मिलते हैं। और जिचन आगे से बताता है कि इसीलिए तुम्हें एनपीसीज को ईट वेस्टलैंड के अंदर बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है जैसे कि वो असली इंसान हो, पूरे इमोशन के साथ में। लेकिन इन जिचन से किसी बेवकूफ को ही पता होगा कि इन सभी चीजों से कितना फायदा होता है। इसके बाद गोंग युवे जिचन को एक कमरे के अंदर लेके जाती है जहाँ पे अर्थ ग्रेड की स्प्लिट गैदरिंग फॉर्मेशन थी और वो जिचन से कहती है कि तुम यहाँ पे बैठ के इसकी स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो जिससे तुम कल्टीवेशन जल्दी जल्दी कर पाओगे। वहीं पे गोंग युवे जिचन से कहती है कि उसके पास सिर्फ मिस्टिकल ग्रेड की स्प्लिट गैदरिंग फॉर्मेशन है जो उसके फादर के साइड पे है और उसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। जिचन हम लोगों को बताता है कि नॉर्मल हालातों में जो नए प्लेयर्स होते हैं वो भी कल्टीवेट करते हैं ऑफलाइन जाने के बाद में, लेकिन उनकी जो कल्टीवेशन स्पीड होती है वो काफी ज्यादा धीरे होती है। लेकिन इस अर्थ ग्रेड की स्प्लिट गैदरिंग फॉर्मेशन की वजह से जिचन जब ऑफलाइन जाएगा तो फिर उसकी कल्टीवेशन स्पीड कम नहीं होगी और ये सब कुछ उसकी मास्टर की वजह से हो रहा है। जिसके बाद गोंग युवे जिचन से कहती है कि मेरा काम यहीं पे खत्म होता है, अब मैं चली, तुम अपना देख लेना। जिचन गोंग युवे को शुक्रिया कहता है इतनी सभी मदद के लिए, जिसके बाद वो चली जाती है। वहीं पे जिचन कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और वो हमको बताता है कि उसके इन्नेट टैलेंट की वजह से जो उसकी कंप्रीहेंसिव वैल्यू है और साथ ही में इस फॉर्मेशन की वजह से उसकी मेडिसिन स्पीड 50% से बढ़ चुकी है। इसलिए जिचन अगर यहाँ पे 10 मिनट तक बैठता है कल्टीवेट करने के लिए तो फिर उसके स्टेज के हिसाब से वो 3 घंटे बैठेगा। इसके बाद जिचन यहाँ से ऑफलाइन चला जाता है क्योंकि वो मास्टर से मिलने के लिए पास हो जाएगा। इसके बाद जिचन गेम से लॉग आउट करता है और रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। फिर जिचन अपने फोन मोबाइल को चेक करता है तो फिर उसने जो गेम के अंदर प्लेयर से पैसे लिए थे वो उसके बैंक अकाउंट में आ गए थे जो रियल वर्ल्ड में थे, जिससे जिचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने सिर्फ 5 घंटों के अंदर 1.5 मिलियन युआन कमा लिए, यानी कि 16 लाख सिर्फ 5 घंटों में। जिससे जिचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम इतनी बुरी मौत मरने के बाद वो इतने तो पैसे कमा पा रहा है। जिसके बाद हम लोग क्रेजी बीच को देखते हैं जो कि बाइक चला के लेके आ रही थी और उसकी बाइक कुछ ज्यादा ही सेक्सी है। जिसके बाद ये सीधा जिचन से मिलने के लिए जा रहे थे और उसके घर को खटखटाती है। जिचन दरवाजा खोल के उसे देखता है और उसे घर के अंदर वेलकम करता है। क्रेजी
बिच उसे पूछती है कि तुमने मुझे सुबह सुबह क्यों बुला लिया, पैसे दोबारा मत मांगना, नहीं हेलमेट से मुंह तोड़ दूंगी। जिचन उसे कहता है कि हमेशा पैसों की भूखी ही रहोगी, तुम मर जाओगे किसी दिन। इसके बाद क्रेजी बिच घर के अंदर घुसती है और वो जिचन से कहती है कि तुमने घर ये जो किराए पे लिया है इतना भी बुरा नहीं है। जिचन आगे से कहता है कि 5 से 6 हजार महीने रुपए दे भी तो रहा हूँ इसके। जिसके बाद क्रेजी बिच जिचन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे जिम मेंबरशिप के पैसे। जिचन आगे से कहता है कि वो पैसे कौन से पैसे भाई, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने तुमसे पैसे कब लिए। क्रेजी बिच ये वाली बात सुनते ही जिचन को कॉलर से पकड़ती है और सीधा उसके ऊपर ही बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने हरामी हो कि मुझसे पैसे लेने के बाद भूल ही गए, वो भी मेरे जिम के पैसे। और वो जिचन का टेटुआ दबाने लगती है तो इसकी सांसें फूलने लगती हैं और क्रेजी बिच उसे सैंडबैग बना के दबादब उसके ऊपर घुसे पे घुसे पेले रहती है। लेकिन तभी मशरूम कड़क हो जाता है। एक बार तो ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से मार्शमेलो हार्डमेलो कैसे बन गया। इसके बाद क्रेजी बिच जिचन के ऊपर फिर से शुरू हो जाती है, ये कहते हुए कि हरामी मेरा फायदा उठा रहा है। जिचन के मुंह के ऊपर 3-4 घूंसे पड़ जाते हैं लेकिन वो कुछ आगे कर पाती कि उससे पहले ही वहाँ पे उसकी गेमिंग कॉकपिट डिलीवर हो जाती है और जिचन क्रेजी बिच से कहता है कि मैंने तुम्हारे पैसे वापस लौटा दिए हैं, तुम्हें गेमिंग पिट खरीद के जल्दी से ले लो जाके, नहीं तो मैं रिफंड कर दूंगा जो घूंसे मारे हैं उसके बदले में। इस पे क्रेजी बिच बड़े प्यार से कहती है कि वापस करने की क्या जरूरत है, इतनी मेहनत से मंगाया है, वापस करोगे तो मेहनत ही बर्बाद जाएगी ना, मैं रख लेती हूँ। ये गेमिंग कॉकपिट और कुछ नहीं बस गेमिंग चेयर ही है, बस स्क्रीन के साथ में और कीबोर्ड्स के साथ में। और जिचन क्रेजी बिच से कहता है कि अगर मैं ये तुम्हारे घर में भिजवा देता तो तुम्हारे डैडी से तोड़ देते, इसलिए तुम इसे मेरे घर में ही क्यों नहीं रखती हो, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग रूम 6 कर दिया, तुम वहीं पे इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जिससे क्रेजी बिच काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिचन से कहती है धन्यवाद भाई पैसे वापस करने के लिए, अब मैं इसकी फोटो खींचूंगा और अपने दोस्तों के बीच में वायरल करूंगी। जिचन मन के अंदर सोचता है इसका गुस्सा तो एक झटके के अंदर गायब हुआ, सही कहते हैं लोग कि पैसा छठा तत्व है, सारे दुख हर लेता है। क्योंकि जिचन का यहाँ का काम खत्म हो चुका था तो वो जल्दी से गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है और गेम की दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे मास्टर यान जिचन के सामने ही बैठी हुई थी और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने किसी को भी नहीं देखा है कि वो 5 घंटों के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर ले। जिचन आगे से कहता है कि ये बस उसी की देन दाया है, अगर वो ये यहाँ पे स्पेशल गैदरिंग अरे फॉर्मेशन ना रखती तो वो शायद से ब्रेक थ्रू ना कर पाता। इसके बाद वो आगे से कहता है कि अब वो की रिफाइनिंग इस इनिशियल स्टेज के अंदर फंस चुका है, अब उसे नहीं पता है कि वो कैसे ब्रेक थ्रू करेगा। जिचन हम लोगों को बताता है कि इस तरीके से ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे स्पेशल एलेक्सियर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिचन यहाँ पे मास्टर यान के ट्रस्ट को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए उसने मास्टर यान को अपनी समस्या बताई। अब वो बस इसी इंतजार में है कि क्या मास्टर उसे कोई एलेक्सियर देंगे ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन मास्टर यान के पास पैसा अंधा है भाई, वो अपने पास से एक की कंडेंसनिंग पिल बाहर निकालती है और उससे कहती है कि इसकी मदद से तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिचन भिखारियों की तरह हाथ आगे बढ़ाता है और शुक्रिया कहने ही वाला था, ये सोचते हुए कि ये एलेक्सियर टॉप सेक्टर के पास ही होता है, लेकिन मास्टर एलेक्सियर देने से पहले उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास टैलेंट तो काफी ज्यादा है, लेकिन मेरी एक बात तुम समझ लो कि एक सच में शक्तिशाली इंसान सिर्फ हाई कल्टीवेशन टैलेंट ही नहीं रखता है, बल्कि उसके पास कई सारे बैटल्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जिचन हम लोगों को बताता है कि मास्टर यान के कहने का मतलब यही है कि जो फ्लावर ग्रीन हाउस के अंदर पलते हैं वो रूखी बंजर जमीन के ऊपर कभी भी उग नहीं पाएंगे, इसलिए वो सभी पेड़ जो तेज तूफान के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं उनकी उम्र लंबी हो जाती है। हालांकि जिचन ने पहले अपनी पिछली लाइफ में कई सारी चीजें झेल ली है, तो फिर इस लाइफ के अंदर उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि पैसे और इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे किसी को फुद्दू बनाना है। मास्टर यान जिचन से कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा बड़े हो। जिसके बाद वो जिचन को वो पिल दे देती है और साथ ही में मास्टर यान की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से बढ़ जाती है। जिचन के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इसी तरीके से यहाँ पे मास्टर यान की फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ाता रहा तो फिर डुअल कल्टीवेशन दूर नहीं है। लेकिन वो बाद में खुद को समझाते हुए कहता है कि ताकतवर शॉर्ट कल्टीवेटर प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन मास्टर यान जिचन को फिर भी पिल नहीं देती है और उससे कहती है कि पिल लेने से पहले तुम्हें मिशन हॉल के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के डिफिकल्टी वाला कोई मिशन चूज करना पड़ेगा, और जब मिशन तुम पूरा कर लोगे जिसके बाद तुम्हें ये स्पिरिचुअल पिल मिल जाएगी। जिचन इस चीज के लिए मान जाता है तो मास्टर उसे कहते हैं कि मिशन पे जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे टियान यान हार्ट सूत्र टेक्निक सिखाऊंगी, जो कि ये हार्ट टेक्निक है जो टियान यान शॉर्ट सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को सीखनी ही पड़ती है। जितना ज्यादा तुम कल्टीवेट करके अपने हार्ट को मजबूत करोगे उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलते रहेंगे। टियान उस टेक्निक को ले लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और टियान हमें बताता है कि ये हार्ट टेक्निक सभी डिसाइपल्स को सीखनी ही पड़ती है, लेकिन जो आउटर डिसाइपल होते हैं उन्हें ये टेक्निक मिशन कंप्लीट करने के बाद मिलती है। लेकिन जिचन को कोई मिशन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद जिचन जब आउटर हॉल के अंदर आता है तो फिर उसे पता चलता है कि कई सारे डिसाइपल्स ने जो कि प्लेयर है सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। भले ही सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए हिडन मिशन को पास करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि तेज है तो फिर तुम इस मिशन का पता लगा सकते हो और बिना किसी दिक्कत के सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। जिचन जब ये सब कुछ सोच ही रहा था उसी टाइम पे वहाँ पे वैनलिंग आती है जो कि जिचन को बुलाती है। टियान उसको देख के ज्यादा हैरान नहीं होता है क्योंकि कई सारे डिसाइपल्स प्लेयर्स शॉर्ट सेक्ट को ज्वाइन करना ही चाहते हैं। खैर जिचन को वैनलिंग के ज्वाइन करने से यहाँ पे फायदा ही होगा क्योंकि अब वो फ्यूचर
फ्यूचर में उससे और ज्यादा फेवर ले सकेगा। जिचन वैंगलिंग के साथ ज्यादा बातें नहीं करता है क्योंकि उसे मिशन में जाना था और वो जल्दी ही वहां से चला जाता है। जिचन इस चीज से हैरान होती है कि वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा है, जिसपे उसके साथी कहते हैं कि हैंडसम लड़के बहुत ज्यादा हरामी होते हैं, इतनी आसानी से तुम उसका पीछा नहीं कर पाओगी। वैंगलिंग उससे कहती है जमान संभाल के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके पीछे घूम रही हूँ। जिसके बाद अगला सीन मिशन हॉल का होता है जहाँ हम लोग जिचन को देखते हैं, जहाँ पे जिचन हाथ सूत्रा टेक्निक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे मिशन हॉल वाली एनपीसी अगले बंदे को बुलाती है तो जिचन आगे जाता है क्योंकि उसी का नंबर था। जिचन आगे बढ़ के उस लड़के को ग्रीट करता है तो वो लड़की उससे कहती है कि कोई भी मिशन चूज कर लो लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही चूज करना। जिचन बताता है कि यहाँ पे सबसे सरल मिशन मॉर्टल हर्ब्स को कलेक्ट करना है एक्सपीरियंस पॉइंट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और टाइम की वेस्ट ही होगी। उसे आगे की मिशन बहुत ही ज्यादा हार्डर नहीं है लेकिन बस थोड़े से ही है, जहाँ पे तुम्हें मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। अगर तुम की रिफाइनिंग पे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तुम्हें कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस मिलेंगे। और सबसे ऊपर जो सबसे स्पेशल मिशन है जिसकी डिफिकल्टी हेल लेवल की है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए फेंगू सिटी जाना पड़ेगा और जिचन उसी मिशन को ही चूज करता है। जिचन ने इस स्पेशल मिशन को इसलिए चूज किया है क्योंकि उसने पहले ही टियान यान आठ सूत्रा टेक्निक सीख ली है, जिससे उसके फाइटिंग एबिलिट्यूड्स 5% से ऊपर रह चुके हैं और वो पहले से ही फेंगू सिटी से मिला हुआ है, तो फिर उसे वहां पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिचन जब उस मिशन को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये मिशन सॉर्ड सेक्ट के डिसेपल के बारे में है जिसका नाम जैंग हाई है। इसे सेक्ट के बाहर ही मार दिया गया था और ये सिगरेट टेक्निक लेके जा रहा था। मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे जिचन को उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसने जैंग हाई को मारा है और उस टेक्निक को वापस लाना पड़ेगा। इसके बदले में उसे 100 स्पेशल स्टोन मिलेंगे लो ग्रेड के 100 सेक्ट मेरिट पॉइंट और एक अपर ग्रेड की कंडेंसनिंग पिल और एक स्पिरिचुअल ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल और साथ ही में एक हिडन रिवॉर्ड भी है। वो लड़की जिचन से कहती है कि ये मिशन काफी ज्यादा कठिन है, क्या तुम सच में ये लेना चाहते हो? जिस इंसान ने जैंग हाई को मारा था वो की रिफाइनिंग की लास्ट स्टेज पे था जो तुमसे काफी ज्यादा हाई लेवल पे है। लेकिन जिचन उस लड़की से कहता है कि याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो यही मिशन लेने वाला है। सभी लोग जिचन के बारे में ही बात करने लगते हैं कि ये की रिफाइनिंग की इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद इस हार्ड मिशन को ले रहा है। ये पक्का ही शो ऑफ करने के चक्कर में बलि का बकरा बनेगा। हालांकि जिचन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फेंकू सिटी के अंदर आ जाता है और हमें बताता है कि मिशन को पूरा करने की चाबी यहीं पे है। वह पे जिचन एक होटल के अंदर जैसे ही लैंड होता है तो हरी भरी उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे कहते हैं कि तुम शॉर्ट सेक्टर से हो ना, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जन्नत दिखाएंगे। हालांकि जिचन उन्हें वैसे ही इग्नोर करता है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है और जिचन हम लोगों को बताता है कि ये जगह इंटेलिजेंस मर्चेंट है ईस्ट वेस्टलैंड के अंदर। इसे सिंपल शब्दों में तुम रियल लाइफ का रिपोर्टर समझ सकते हो। इसे गेम की हर एक जानकारी के बारे में पता होता है, छोटी से छोटी बात, किसका अफेयर किसके साथ है, किसकी बेटी किसके साथ भागी है। ही नोज एवरीथिंग। पैसों के बदले में ये जानकारी क्या तुम्हें भी बेच देगा। इसलिए जिचन इसके पास आया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन की कुछ जानकारी ले सके जिनकी मदद से ये उस बंदे के बारे में पता लगा लेगा जिसने जैंग हाई को मारा है। ये रिपोर्टर आगे से जैंग हाई के बारे में ही बता रहा था कि शॉर्ट सेक्ट के एक डिसेपल को मार दिया गया है और उनकी सीक्रेट टेक्निक को चुरा लिया गया है। ये उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, बस सवाल पे सवाल छोड़ देता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए आए। जिचन को इस बारे में पता चल जाता है कि इसके पास इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे ही वहाँ पे स्टेज खत्म होता है तो ये भागते हुए रिपोर्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिचन हम लोगों को बताता है कि कई सारे प्लेयर्स लोकेशन के बारे में जानने के बाद यहाँ से तुरंत लोकेशन के लिए निकल लेते हैं, लेकिन जिचन को यहाँ पे गेम के तरीकों के बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए अगर उसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर थोड़ा सा पैसा फूकना पड़ेगा। लेकिन ये रिपोर्टर पैसों का भूखा है और ये तुम्हें हर चीज के बारे में बता देगा। रिपोर्टर जिचन से कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो माल लगेगा। जिचन आगे से पैसों की पोटली निकालता है और उस बंदे को दे देता है, तो वो बंदा आगे से बताता है कि जैंग हाई को मारने वाला जू हाओ है। अगर तुम उस कमीने को ढूंढना चाहते हो तो वो तुम्हें हाउसी गली में मिल जाएगा। रिपोर्टर जिचन से कहता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है, लेकिन ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम थोड़े से पैसे और देना चाहोगे या नहीं। जिचन आगे से कहता है कि पैसे क्या, आप मेरी जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन बताइए। जिस पर रिपोर्टर उसे कहता है कि तुम इतने ही दिलदार हो तो फिर मैं तुम्हें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जाओ हाओ जो कि एक रफ कल्टीवेटर है और वो की रिफाइनिंग की फाइनल स्टेज पे है, लेकिन जैंग हाई को मारने के लिए वो अकेले नहीं गया था, वो अपने बड़े भाई को भी लेके गया था जिसका नाम जाओ सेन है और वो बंदा फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर है, तो सावधान रहना कहीं वो तुम्हें निपटा ना दे। जिसके बाद अगला सीन हाउसी गली का होता है जहाँ पे हम किसी को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जीटी का स्ट्रिप क्लब समझो। जिसके बाद हम लोग जाओ हाओ को देखते हैं जो कि अय्यासी करके उस होटल से बाहर निकलता है और ये उन लोगों से कह के जाता है कि अगली बार आऊंगा तो तुम सभी लोगों को और ज्यादा मजा दूंगा। वह पे जिचन इसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद ये जैसे ही थोड़ा सा होटल से दूर जाता है तो जिचन इसके पीछे से बाहर निकलता है। हाउ से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जिचन उससे कहता है जान लेने आया हूँ बे। जाओ आगे से कहता है कि देखो तो शॉर्ट सेट की तरफ से इनिशियल स्टेज का कल्टीवेटर आया है बदला लेने के लिए। जिसके बाद वो जिचन के ऊपर अटैक कर देता है ये कहते हुए कि जीके थक गए हो क्या, लेकिन जिचन उसके अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर लेता है। तो फिर हाउ हैरान तो होता है, लेकिन वो जल्दी से घूम के शॉट को बाहर निकाल
निकालता है और स्पिन अटैक करता है। जीजन इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और आगे से काउंटर अटैक करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। हाउ उसे पूछता है कि ये नामुमकिन है, तुम की रिफाइनिंग की इनिशियल स्टेज पे हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे है। जीजन आगे से भाई उसे डोमिनेट करने के लिए कहता है कि ये बात नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि साले तू कमजोर है, बल्कि हमें तो जीजन की असली ताकत के अंदाजा है ही है, सब कुछ बस उसकी स्ट्रेंथ मैक्स होने की वजह से है। लेकिन हाउ आगे से हार नहीं मानता है, जिसके बाद वो आगे से विंड सेबर स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी शॉट का साइज बढ़ जाता है और वो जीजन के ऊपर एक ताकतवर स्लैश मारता है। हालांकि जीजन आगे से गोंग यूए के जेट पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए स्प्रिट शील्ड का इस्तेमाल करता है और उस स्लैश को आसानी के साथ रोक लेता है, जिससे जीजन को यकीन हो जाता है कि गोंग यूए के दिए हुए वेपन्स कोई मजाक नहीं है। हाउ जीजन से कहता है कि तुम ऐसा लगता है कि सेक्ट के फेवरेट हो, तो भाई तुम्हारे पास इतने सभी ट्रेजर्स हैं, ये सब कुछ मेरे हवाले कर दो तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जीजन आगे से कहता है गधे ले लेना, मांग क्यों रहा है, छीन ले मुझसे। जिसपे हाउ जीजन के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जीजन उन सभी अटैक्स को मक्खन की तरह डॉज कर लेता है। वहीं पे हाउ को समझ में आ जाता है कि अब वो ज्यादा देरी करेगा तो फिर उसकी बलि के चांस बढ़ते जाएंगे, इसीलिए वो जल्दी से पीछे हट जाता है। तो फिर जीजन इसे ही ओपनिंग समझ के डायरेक्ट हाउ के ऊपर एक ताकतवर स्लैश मारता है और उसे 90 का डैमेज देता है, जिससे हाउ भी हैरान हो जाता है कि जीजन कौन से टूल का इस्तेमाल कर रहा है भाई, जो कि स्लैश में सीधा 90 का डैमेज। जिसके बाद जीजन इसी तरीके से हाउ के ऊपर लगातार स्लैशेस मारते रहता है और उसे 90 के डैमेज देते जाता है। वहीं पे जीजन को समझ में आ जाता है कि भले ही हाउ उससे कल्टीवेशन के मामले में ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा लो हैं, वहीं पे उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा हाई, इसलिए वो आसानी के साथ हाउ को हरा सकता है। वहीं पे हाउ की हालत खस्ता होने लगती है धीरे धीरे करके, और जीजन उससे कहता है कि तुम तो एक मुर्गी की तरह हो भाई, जिसकी आंखें बाहर आ रही हैं, पता नहीं तुमने कैसे टेक्निक चुरा ली, जल्दी से टेक्निक मेरे हवाले कर दो। हाउ आगे से जियान का ध्यान अपनी तरफ भटकाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। उसी टाइम पे जीजन के ऊपर साइड से एक पावरफुल अटैक होता है, लेकिन जीजन इसे भी मक्खन की तरह डॉज कर लेता है। इसके बाद वहाँ पे जाओ का बड़ा भाई जाओ सेन आ जाता है और हाउ जीजन से कहता है कि देख बच्चे, अब तेरी हालत खराब है, मेरा भाई यहाँ पे आ गया है, अब वो तुझसे बदला लेगा मेरा। ये जाओ हाउ का बड़ा भाई है जाओ सेन, और ये फाउंडेशन स्टेज पे है। वहीं पे जाओ सेन उसे कहता है कि मैंने बोला था कि माउंटेन पे रहो, अय्यासी करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ध्यान न देता तब तक तुम्हारी यहाँ पे बल्ली चढ़ चुकी होती। जिसपे हाउ अपने भाई से कहता है कि मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो अय्यासी के लिए निकला था, मुझे क्या पता था कि ये मेरे ऊपर अटैक कर देगा, अब आपको मेरा बदला लेना ही पड़ेगा। जिसपे जाओ सेन पीछे मुड़ता है और जीजन से कहता है कि अगर तुम वो स्प्रिट शील्ड यानी जेट पेंडेंट मुझे दे दोगे तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी पूरी छोड़ दूंगा, और मुझे पता नहीं भाई मारने के बाद बॉडी पूरी छोड़ने का क्या लॉजिक है, क्या मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। हालांकि जीजन उसकी बातों को वैसे ही इग्नोर करता है जिससे हम स्कूल का होमवर्क। वहीं पे हाउ अपने पास से एक पिल बाहर निकालता है जिससे वो अपने स्टेमिना को रिकवर कर सके, और ये जैसे ही पिल खाने वाला था तो जीजन इसके ऊपर क्रिटिकल हिट मारता है और इसकी गर्दन काट देता है, जिससे हाउ का गला कट जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से ये टे बोल जाता है। जिससे जाओ सन जीजन की तरफ देखता है तो जीजन उससे कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि जब भी विलेन से ज्यादा बोलते हैं तो वो पेले जाते हैं, और वो उससे कहता है कि वैसे भी मेरा टारगेट तुम दोनों थे ना कि वो, इसलिए अब तेरी बारी है, जल्दी से टेक्निक मेरे हवाले कर दे। तो फिर जाओ सन जीजन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तेरी मरने की इच्छा है क्या, और वो भी उसके ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है जिससे जीजन को 220 का डैमेज पड़ता है। जिससे जीजन को समझ में आ जाता है कि जेसन से निपटना जाओ हाउ से ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद जाओ सन आगे से क्लोन शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए जीजन के पीछे आता है और उसके ऊपर दोबारा स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजन जल्दी से शॉट को सामने लाता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद फोर्स की वजह से वो काफी ज्यादा पीछे ढकेला जाता है। अब जीजन को यहाँ पे फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि जाओ सन उसे हर मामले में आगे है, एट्रीब्यूट से लेके स्टेज तक। वहीं पे जाओ सन को काफी ज्यादा सारा मारे थी कि उसका जैसा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी एक ही रिफाइनिंग के स्टेज वाले बंदे को आसानी के साथ मार नहीं पा रहा है। जिसके बाद जाओ सन दोबारा सोल स्पिटिंग फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए जीजन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जीजन दोबारा उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद उसे 300 का डैमेज पड़ता है। और फिर जीजन अब यहाँ पे स्प्रिट शील्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे कूल डाउन होने के लिए 15 मिनट लगते हैं, इसलिए जीजन को यहाँ पे डायरेक्ट स्लैशेस को डायरेक्ट ब्लॉक करना पड़ रहा है। लेकिन जीजन भी यहाँ पे शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकता था जो कि 10 सेकंड के अंदर वो बार बार यूज कर पाएगा, लेकिन परेशानी ये थी कि जाओ सन को भी क्लोन शैडो स्टेप्स आते हैं और जीजन जैसे जैसे उसके पीछे जाता तो जाओ सन उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद जाओ सन वहाँ पे अपनी आफ्टर इमेज बना लेता है और जीजन को बीच में ही घेर लेता है। जीजन ने अपनी पिछली लाइफ में ऐसी टेक्निक्स को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए उसे पता है कि अगर वो थोड़ा सा फोकस लगाए और बॉडी को अच्छे से देखे तो फिर उसे असली और नकली बॉडी के बीच में अंतर पता चल जाएगा। जैसे कि बीच वाला जाओ सन क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरीके से रियल है, वहीं पे अगल बगल के जो शैडो क्लोन्स हैं उनकी आंखें सोललेस हैं बिल्कुल, और अगर तुमने इतना ध्यान लगा लिया तो फिर तुम जीत गए। जिसके बाद जीजन जाओ सन के सीने के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे अपनी शॉट घुसा देता है जिससे उसे 50 का डैमेज पड़ता है, लेकिन साथ ही में जीजन यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट को भी एक्टिवेट कर देता है, यानी कि 5 सेकंड के अंदर इसे लगातार डैमेज लगता ही रहेगा। जीजन आगे से
इसे बताता है कि पेनिट्रेशन स्किल काफी ज्यादा कमाल की है। लो लेवल के अपोनेंट्स के लिए ये लगातार उनकी एचपी को कम करता ही रहेगा एक स्ट्राइक के बाद। जिचेन दोबारा थोड़ी सी स्ट्राइक बढ़ाता है तो फिर इस बार जाओ सेन को 110 का डैमेज पड़ता है, लेकिन तभी जाओ सेन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके बाद वो जीचेन के ऊपर अटैक करते हुए बोर्ड मून सेबर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लगातार स्लैशेस मारते रहता है, जिससे जीचेन को लगातार 10-20 करके डैमेज लगते ही रहते हैं। लेकिन जीचेन के पास अब यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, तो फिर इसे यहाँ पे पिल खानी ही पड़ती है जो मास्टर यान ने उसे दी थी, मिस्टिक ग्रेड की वायलेट जेड पिल, जिसके खाने के बाद 15 मिनट के लिए जीचेन के जितने भी कॉम्बैक्ट हैं वो सभी 30 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएंगे। जीचेन जैसे ही वहाँ पे मिस्टिक ग्रेड की पिल को खाता है तो फिर उसकी बॉडी एक झटके के अंदर रिकवर हो जाती है और उसका स्टेमिना भी रिकवर हो जाता है। बाकी पॉइंट्स बड़े हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाओ सेन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो जीचेन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक पिल खाने से तुम मुझसे बच जाओगे, जिसके बाद वो दोबारा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जीचेन के ऊपर अटैक कर देता है। इसे अभी भी लग रहा था कि जीचेन की हेल्थ लो पे है, हालांकि जब इसे दिखाई देता है कि जीचेन की हेल्थ रिकवर हो गई है तो इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब इसके अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और ये जीचेन से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने जो एलेक्सियर खाया है वो कोई नॉर्मल एलेक्सियर नहीं था, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पास इतने सभी ट्रेजर्स कैसे हैं, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके ऊपर कब तक निर्भर रह पाओगे। जिसपे जीचेन उसे कहता है कि इसीलिए तो मुझे ये सब कुछ जल्दी खत्म करना पड़ेगा, और वो जाओ सेन के ऊपर एक ताकतवर स्लैश मारता है जिससे उसको 180 का डैमेज लगता है। जीचेन उसे कहता है कि मुझे बस तुम्हें एलेक्सियर के खत्म होने से पहले ही मार देना है। वहीं पे जाओ सेन को समझ में नहीं आता है कि जीचेन अचानक से इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, और उसको बस इतना ही काम करना था कि उसे तब तक खुद को डिफेंड करना था जब तक एलेक्सियर खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन सवाल ये था क्या जाओ सेन ये सब कुछ कर भी सकता है, क्योंकि जीचेन जैसे जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड स्किल अपनी बढ़ाते जा रहा था वैसे वैसे स्वॉर्ड मास्टर से बढ़ती जा रही थी और उसका स्वॉर्ड इंटेंट लगातार बढ़ते जा रहा था, जिससे उसे स्वॉर्ड मास्टरशिप में 5 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। वहीं पे जाओ सेन की अब धीरे धीरे करके हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे 100 से नीचे डैमेज नहीं पड़ रहा था। वहीं पे जाओ सेन को समझ में आ जाता है कि जीचेन यहाँ पे स्वॉर्ड सेट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा, अगर वो उसको यहाँ से जाने देगा तो वो लोग बदला लेने के लिए भी आ सकते हैं। इसीलिए वो आगे से सोल चेस का इस्तेमाल करते हुए जीचेन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, तो जीचेन आगे से शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद जीचेन जाओ सेन को पता लगने से पहले ही उसके पास जाता है और एक ताकतवर स्लैश मार के उसका गला काट देता है, जिससे जाओ सेन को 400 का डैमेज पड़ता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। जिसके के साथ जीचेन यहाँ पे हेल लेवल की डिफिकल्टी को भी मिशन पूरा कर लेता है। जीचेन यही सोचता है कि मिशन को पूरा करने के बाद अगर उसे जो भी लूट लेनी है तो फिर उसे मिशन को सबसे पहले सबमिट करना पड़ेगा मिशन हॉल के अंदर। जिसके बाद हम लोग जीचेन को फेंकू सिटी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये स्वॉर्ड सेक्टर वापस पहुंचने से पहले मास्टर यान के लिए एक गिफ्ट लेना चाहता था ताकि फेवरेबिलिटी बढ़ा सके। जीचेन यही सोच रहा था कि उसे जो गिफ्ट लेना पड़ेगा वो काफी ज्यादा सोच समझ के लेना पड़ेगा, और वो मास्टर यान के बारे में सोचते हुए बताता है कि उसकी मास्टर ट्रेडिशनल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, तो फिर उसे कुछ ऐसा खरीदना पड़ेगा जो ट्रेडिशन से जुड़ा हो, जिससे वो उनकी फेवरेबिलिटी को बढ़ा सके। इसलिए जीचेन फैसला करता है कि वो औरतों को वही चीज देगा जो उनके लिए सबसे बेहतर रहती है, यानी कि हेयर पिन। जिसके बाद जीचेन भागते हुए मिशन हॉल पे जाता है और वहाँ की लड़की को बताता है कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। वो लड़की भी हैरान होती है कि जीचेन ने हेल लेवल की डिफिकल्टी मिशन को आसानी के साथ पूरा कर लिया। वहीं पे जो भी लौंडे उसका मजाक उड़ा रहे थे वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि जीचेन यहाँ पे हेल लेवल की मिशन को भी पूरा कर सकता है, जबकि वो सिर्फ की रिफाइनिंग की फाइनल फेज पे है। वो लड़की जीचेन से कहती है कि वो पक्का इनर हॉल का कोई फेवरेट बंदा ही होगा, कोई इलाइट है, इसलिए उसके आगे का फ्यूचर और भी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद वो जीचेन को उसके रिवॉर्ड देती है, ये कहते हुए कि इनको अच्छे से इस्तेमाल करना। जीचेन उन सभी रिवॉर्ड्स को पोटली के अंदर धर लेता है और उनसे कहता है शुक्रिया। जिसके बाद सभी लोग जीचेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई गिल्ड नहीं है तो फिर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। और एक लड़की उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो फिर रह सकते हो। जीचेन उन लोगों को ठेंगा दिखाता है और उनसे कहता है कि मैं तो चला, तुम लोग भाड़ में जाओ, और वो भागते हुए वहां से भाग लेता है। वहीं पे जैसे ही वो स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर घुसता है तो फिर बाहर के डिसेपल उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम किसी भी इनर सेक्टर के डिसेपल को परेशान नहीं कर सकते हो। तो इन सभी लोगों को पता चलता है कि जीचेन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि वो एक इनर सेक्ट का डिसेपल है। जिसके बाद जीचेन भागते हुए मास्टर यान के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने मिशन को पूरा कर लिया है। मास्टर को भी पता चल चुका था कि जीचेन ने हेल डिफिकल्टी के मिशन को पार किया है, और वो उसे कहती है कि मैंने कहा था कि तुम कोई ऐसा मिशन सिलेक्ट करना जो तुम्हारी डिफिकल्टी के हिसाब से हो, तुमने हेल डिफिकल्टी का मिशन क्यों चूज किया? अगर तुम मिशन के दौरान टपक जाते तो फिर हमें कितना बड़ा नुकसान होता, क्या तुमने सोचा भी है? जिसपे जीचेन आगे से माफी मांगता है और कहता है कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगा। मास्टर उसे
कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अपोनेंट का कल्टीवेशन रियलम क्या था। जिसपे जिचन आगे से वहां पे जेनसन के बारे में बताता है कि वो बंदा कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं था, वो बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर लेवल का बंदा था। मास्टर ये बात जान के हैरान हो जाती है कि जिचन ने यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर को हराया है, वो भी खुद की एबिलिटीज के हिसाब से। तो जिचन आगे से एलजीएल के बारे में भी बताता है कि अगर वो ना होता तो फिर वो शायद से मिशन को पूरा ना कर पाता। मास्टर यान उसे कहते हैं कि चलो तुमने ये अपोनेंट को हरा तो दिया, लेकिन काफी ज्यादा खतरा था इसमें, अगली बार से ये बेवकूफी ना करना। जिसके बाद वो अपने पास एक तलिस्मा बाहर निकालती हैं और जिचन को देते हुए कहती हैं कि ये तलिस्मा तुम अपने पास रखना, तुम हमारे सेट के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हो, इसका इस्तेमाल जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में करना। और वो मन के अंदर सोचती है मैंने सोचा भी नहीं था इसका फाइटिंग एटीट्यूड इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, इसके जैसे टैलेंट हजारों सालों में एक ही बार दिखाई देता है। सिस्टम जिचन को यहाँ पे सोल तलिस्मा के बारे में बताता है कि इसके अंदर मास्टर यान की हल्की सी सोल सील्ड है, इसका इस्तेमाल वो एक ही बार कर सकता है, लेकिन बैटल के लिए नहीं, सिर्फ जान बचाने के लिए। जिचन उस तलिस्मा को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इसी के लिए पापड़ बेल रहा था। जिसके बाद मास्टर यान अपने पास से 2 पिल निकालती हैं और उसे देते हुए कहती हैं कि जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही हाई क्वालिटी की कंडीशनिंग पिल, और क्योंकि तुमने हेल्थ डिफिकल्टी के मिशन को पार किया है तो फिर मैं तुम्हें एक और पिल दे रही हूँ तुम्हारे इनाम के तौर पे। जिचन और भी ज्यादा खुश क्योंकि उसे यही सब कुछ तो चाहिए, और क्या चाहिए जिंदगी में। इसके बाद मास्टर यान वहां से जा ही रही थी ये कहते हुए कि तुम लाइब्रेरी के अंदर जाके कई सारे स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो, लेकिन जिचन मास्टर यान को वहां पे रोकता है। तो वो उसे पूछते हैं कि और कुछ भी कहना है क्या। तो जिचन आगे से कहता है कि वो यहाँ पे उसके लिए एक गिफ्ट लेके आया है, वो कोई महंगी हेयर पिन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक नॉर्मल सी लेके आया है और वो उम्मीद करता है कि मास्टर यान को ये पसंद आए। मास्टर यान उस पिन को रख लेती हैं और उससे कहते हैं कि फालतू का टाइम वेस्ट ना करो और कल्टीवेशन के अंदर थोड़ी सी भी लैकिंग न करना। जिचन मास्टर यान के रिएक्शन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन्होंने हेयर पिन भी ले ली और कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, क्या उन्हें ये पसंद नहीं आया। लेकिन तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे मास्टर यान की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से बढ़ गई थी, यानी कि उन्हें हेयर पिन पसंद आई और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जिचन को लगता है कि अगर वो इसी तरीके से काम करता रहा तो फिर वो काफी अच्छे से गुडविल ले लेगा मास्टर यान की। उसी टाइम पे जिचन को सामने की तरफ से एक तगड़ा धमाका दिखाई देता है तो वो भागते हुए उस तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं एल्ड्रिक टी कियान थे, जो कि यहाँ पे इंटरनल यूथ पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हर बार फेल ही हो रहे हैं। इसके बाद एल्ड्रियन अपने सामने खड़े हुए लोगों से कहते हैं कि वो स्वॉर्ड सेक्ट के 12 एल्डर हैं और वो यहाँ पे एक एलेक्सियर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कुछ हर्ब्स की जरूरत है, क्या कोई उनकी मदद करना चाहेगा। ये एक मिशन था जो एल्डर टियान ने यहाँ पे अनाउंस किया है। रिवॉर्ड के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता, सिर्फ मेडिकल हर्ब्स के बारे में बताया जाता है जो कलेक्ट करनी है कैंगलैंड मेडिकल वैली से, क्योंकि कैंगलैंड मेडिकल हेल वैली काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इसका डिफिकल्टी लेवल हेल था। इसीलिए वो सभी मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो काफी ज्यादा टफ मिशन है और ऊपर से इन लोगों को रिवॉर्ड भी कुछ खास नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये सभी लोग यहाँ पे यही सोच रहे थे कि इस मिशन को करना ही नहीं चाहिए। उसी टाइम पे जिचन भीड़ से बाहर निकलता है और एल्डर को ग्रीट करता है, ये कहते हुए कि ये उनकी मदद कर सकता है। एल्डर टियान जिचन को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो सेक्ट मास्टर का डिसाइपल है, यहाँ पे क्या कर रहा है। वह जिचन हमें आगे से बताता है कि एल्डर टियान कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट है स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर। अगर ये यहाँ पे इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेता है तो फिर इसे काफी ज्यादा फायदा होगा। जिसके अगले सीन में हम लोग जिचन को कैंगलैंड मेडिसिन वैली के अंदर देखते हैं। जिचन हम लोगों को बताता है कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है जो कि मेडिकल स्पिरिट फैल्कन है, जो नॉर्मल रूप से वहीं देखा जाता है जहाँ पे हर्ब्स ग्रो होती हैं, इसीलिए उसे यहीं पे होना चाहिए। उसी टाइम पे जिचन की नजर कुछ लड़कियों के ऊपर पड़ती है जो कि उस फैल्कन के साथ फाइट कर रही थी। ये पूरा एक गिल्ड था जो कि एक साथ उस फैल्कन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था और इन लोगों ने सक्सेसफुली उस फैल्कन की आधी एचपी खा ली थी। लेकिन इसके बाद ये फैल्कन अपना जलवा दिखाता है और उनकी एक एक करके बचाने लगता है। जिचन मन के अंदर सोचता है कि इतने सारे प्लेयर्स होने के बावजूद ये एक फैल्कन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इन्हें तो नूब होने का धप्पा दे देना चाहिए। और उसे अच्छे से पता था कि एक झटके के अंदर फैल्कन के हाथों मारे ही जाएंगे, इसलिए वो मन के अंदर सोचता है कि इनके साथ नेगोशिएट कर लेता हूँ, शायद से फायदा निकल आए। इसके बाद जिचन जब उनके थोड़ा सा पास पहुंचता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये लोग वैंग लैंग के ही लोग हैं। जिचन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को अगर इस फैल्कन को संभालने में इतनी सभी दिक्कतें हो रही हैं तो फिर क्या तुम लोग इस फैल्कन को मेरे साथ निपटने के लिए छोड़ सकते हो। जिचन जैसे ही वैंगलिंग को देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि इसे तो और ज्यादा इजी हो जाना चाहिए। अब उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके पास स्किन है, यानी कि ये पैसों वाली है भाई, और ये वैंगलिंग से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। जिसपे वैंगलिंग उसे बताती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में हमने तुम्हें पहले बताया था, इसने उस जंगली सुअर को मारा था विगनर विलेज के अंदर और पूरे सर्वर के अंदर इसी का नाम बोल वाला हुआ था। यहाँ तक कि ब्लैक स्मिथ से इन्फॉर्मेशन लेना भी इसी की ही जानकारी की वजह से हो पाया था। वहाँ पे इस लड़की की बुद्धि कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी तो ये अनुमान लगा लेती है कि जिचन यहाँ पे इस बॉस को पकड़ने के लिए इसलिए आया है ताकि इसे टियानन हार्ट सूत्रा मिल सके। इसलिए जिचन से कहते हैं कि ये बॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, भले ही हम तुम्हारे दोस्त हो लेकिन हम इसे लेने नहीं दे सकते हैं। इसलिए
वैनलिंग आगे बढ़ती है और वो जिसन से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि हमारी बॉस को इस वैलेंटाइन की जरूरत है तो फिर हम ये तुम्हें नहीं दे सकते हैं। जिसन उन लोगों से कहता है कोई बात नहीं है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जहाँ तक मेरा इरादा है इस बैटल के देखते हुए तुम लोग बहुत जल्द ही मारे जाओगे, यहाँ तक कि मुझे इसके रिस्पॉन होने का इंतजार भी नहीं करना है। वहीं पे हम लोग उस फैल्कन को देखते हैं जो कि शायद अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, तो इन सभी लड़कियों को आगे से चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद फैल्कन इसी का फायदा उठाते हुए इनके ऊपर पंजे से अटैक करता है और एक एक करके इन लोगों को मार गिराता है। और पीछे से जिचन इन लोगों को बताता है कि मैं एक बात बताना भूल गया कि जब भी इस फॉल्कन की हेल्थ 50% से नीचे गिरती है तो ये आगे से स्टनिंग पॉइजन फेंकना शुरू कर देता है और वो पॉइजन तुम लोगों की फिजिकल एनर्जी को बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है, यहाँ तक कि स्किल के कूल डाउन टाइम को भी बढ़ा देता है, इसीलिए फाइटिंग के लिए गुड लक। इससे वैनलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन बगल वाली लड़की जिसके पास स्किन है ये आगे से कहती है कि उसे इग्नोर करो, हम लोगों को फाइटिंग के ऊपर अटेंशन करनी चाहिए, हम उस बॉस को जाने नहीं दे सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इसके पैनल्स काफी ज्यादा बड़े हैं और इनके जो हैं वो और भी ज्यादा बड़े हैं, साले पैनल से बाहर आ रहे हैं वो। और मैं अपनी गंदी शक्तियों का इस्तेमाल करना तो चाहता हूँ लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से नहीं कर सकता। जिसके बाद ये सभी लड़की अपनी नामुमकिन कोशिश करना शुरू करती हैं और फैलेंट के ऊपर दोबारा अटैक करने लगती हैं। ये लड़की आगे से अपने स्किल का इस्तेमाल करती है जिसका नाम ब्लेजिंग फायर लैंटेन था। इसके साथ ये फैल्कन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तगड़ा धमाका होने के बावजूद फैल्कन को ज्यादा असर नहीं पड़ता है। जिशन आगे से बताता है कि इस तरीके के मूव सिर्फ फैल्कन को गुस्सा दिलाएंगे और जैसे ही फैल्कन का गुस्सा हद से ज्यादा पार हो जाएगा तब ना ही सिर्फ इसकी अटैक स्पीड बढ़ेगी बल्कि जो डैमेज होगा वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। हम लोग फैल्कन को देखते हैं और उसकी गुद्दी सटक चुकी थी, इसलिए अंधाधुन अटैक करना शुरू करता है। इसके बाद ये लंबी सी चोंच खोलता है और डायरेक्ट उसे स्किन वाली लड़की को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा था और फैल्कन इस लड़की के ऊपर वहीं पे अटैक करता है जिससे हवसियों की लार टपक जाए। खैर इस लड़की को इस चोंच की वजह से काफी लंबा चौड़ा डैमेज पड़ता है और ये बस हारने की कगार पे आ गई थी, लेकिन ये लड़की अभी भी हार नहीं मानती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए स्टोन रेन का इस्तेमाल करती है जिससे फैल्कन के ऊपर पत्थरों की बरसात हो जाती है। हालांकि फैल्कन को इससे बस गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं। वहीं पे जिचन उससे कहता भी है तुम्हारा दिमाग खराब है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसे मारने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे एक हार बचाइए जो ड्रॉप आइटम के अंदर गिरेगी, क्या तुम्हें ये राजी है? इसके लिए दोनों लड़कियां मान जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ भाई गाइड करो हमें। जिचन उन लोगों से कहता है कि फैल्कन का गुस्सा तुम लोगों के लिए हदें पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसके ऊपर पत्थर फेंक रही हो तो ये और ज्यादा गुस्से वाला हो गया है। अब अपनी हेल्थ की तरफ देखो, बस थोड़ी सी ही बची है जिसके बाद टपक जाओगे तुम। वहाँ पे फैल्कन जैसे ही वो रिकवर होगा स्टोन रेन से वैसे ही वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा और तुम्हारे जैसे मेज कल्टीवेटर को एक स्ट्राइक में ही मार देगा। जिचन आगे से कहता है कि ये कोई बुरा मूव नहीं था कि तुमने वहाँ पे स्टोन रेन का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल अर्थ इमॉर्टल बेंडिंग हैंड्स के साथ करना चाहिए जिससे डैमेज का अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। बेशक जिचन पहले एक मेज था तो फिर उसे इन सभी चीजों के बारे में पता ही होगा। वहीं पे जिचन जब इस वाले मूव का इस्तेमाल करता है अर्थ इमॉर्टल बेंडिंग हैंड्स के साथ में तो फिर फैल्कन के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। वहीं पे जो भी लड़कियां थी वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं और एक एक करके फैल्कन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। वो लड़की जिचन से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग इस फैल्कन को मार पाए, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं जो कि आगे से कहते हैं ब्लड फील्ड गिल्ड अब यहाँ पे आ चुकी है और ये लोग उन लोगों से कहते हैं कि हमें वो बॉस चाहिए, तुम जो भी कर रहे थे वो रुको और यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ, अगर नहीं करते हो तो फिर हमें ब्लेम मत करना जो हम तुम्हारे साथ बदसलूकी करेंगे। वैंगलिंग उस लड़की से पूछती है कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। ब्लड फील्ड गिल्ड गेमिंग सर्कल के अंदर काफी ज्यादा फेमस गिल्ड है, उन लोगों के पास इतने काफी लोग नहीं है कि उनके खिलाफ वो लोग फाइट कर सके, लेकिन वो स्किन वाले लड़की आगे से कहती है कि हम उनके साथ फाइट करेंगे, भले ही हम लोग हारे जाए लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें टफ टाइम देंगे, हम उन्हें दिखा देंगे कि हमारे अंदर भी फाइटिंग स्पिरिट है। हम लोग अपने गिल्ड का नाम यहाँ पे डूबने नहीं दे सकते हैं, इनके गिल्ड का नाम मून शैडो गिल्ड है। वैसे ये लोग अपने गौरव के लिए लड़ेंगे यानी कि प्राइड, मुझे हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे फैल्कन भैया भी उठ के खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए रेडी, और इस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये दोनों साइडों पे फाइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही साइड के ऊपर फोकस कर पाएंगे। इसीलिए जेचन उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं इस फैल्कन के साथ निपट सकता हूँ और जब चीजें पूरी तरीके से शांत हो जाएंगी तब मैं कुछ ड्रॉप आइटम्स में से एक इक्विपमेंट ले लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो लड़की जेसन से कहती है क्या सच में? वैंगलिन जेसन से कहती है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पे रहने के लिए बोल देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे फैल्कन से निपटने में, लेकिन जेचन फैल्कन की तरफ भागते हुए चला जाता है ये कहते हुए कि तुम लोग जाके उस गिल्ड के साथ फाइट करो और इस पंछी को मेरे हवाले छोड़ दो, इसकी उड़ान तो मैं अकेले ही भर दूंगा। वहीं पे ब्लड फील्ड गिल्ड का लीडर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वाह, एक ही रिफाइनिंग की फाइनल स्टेज का बंदा फैल्कन से अकेले लड़ने के लिए जा रहा है, भ्रम में हो क्या भाई, या फिर कसूरी मेथी की नशे कर लिए हैं। इसके बाद वो अपने चलो से कहता है जाओ और जाके इन लड़कियों को थोड़ा सबक सिखाओ कि थर्ड रेट के स्मॉल गिल्ड हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये लड़कियां भी फाइटिंग स्पीड दिखाते हुए उनका सामना करने लगती हैं। वैसे ये 56 छुरी ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाती हैं,
सिवाय शॉट एक दूसरे के अंदर घुसाने के और मरने के। वहीं पे पता नहीं ये लोग कैसे डायलॉग मार रहे थे, लेकिन ये इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम लड़कियों को बिगिनर विलेज के अंदर ही रहना चाहिए था, मेडिसिन वैली आके यहाँ पे क्या कर लिया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें दोबारा बिगिनर विलेज भेज दूंगा। ये लड़कियां यहाँ पे जैसे ही मरेंगी बिगिनर विलेज के अंदर दोबारा रिस्पॉन हो जाएंगी। गेम है भाई, रियल वर्ल्ड नहीं। इसके बाद ब्लड फील्ड गिल्ड का लीडर इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुम जैसे छोटे कीड़े हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये मन के अंदर सोचता है कि गेम को लॉन्च हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने अचानक से ही एक गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। कितनी कमाल की बात है, मैं तो एक परफेक्ट बॉस होने के लायक हूँ। उसी टाइम पे उसका चेला कहता है कि बॉस जरा पीछे मुड़ के देखो, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। वहीं पे जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि जिचन ने अकेले ही फैल्कन को मार गिराया है, वो भी सिर्फ की रिफाइनिंग के फाइनल स्टेज पे होने पे। वहीं पे इसके तो तोते उड़ जाते हैं और ये हैरान। वहीं पे जिचन इन दोनों से कहता है कि मैंने इस फैल्कन को मार दिया है, जल्दी से आओ लूट को आधा आधा बांट लेते हैं। जिस पे ये लोग पहले तो हैरान होते हैं, जिसके बाद जिचन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने हमारा बॉस चुरा लिया, क्या तुम जिंदा रहने से थक चुके हो। जिसके बाद वो अपने चेलों से कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें इसे अभी ही मारना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्यूचर में और ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा। इस बंदे को मार दो और जो कोई भी इसे मारेगा मैं उसे बहुत ही ज्यादा कमाल का रिवॉर्ड दूंगा। जिसपे एक बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं मारूंगा मालिक, मैं रियल लाइफ में एक यूएफसी फाइटर हूँ, मेरे लिए इसे 2-3 पंच मारना कोई बच्चों का खेल ही होगा, मैंने 20 साल ट्रेनिंग की है। ये एक बॉडी कल्टिवेटर है और ये भी की रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज पे है। जिसके बाद ये जिचन के ऊपर घोसा मारने को आगे बढ़ ही रहा था कि जिचन मक्खन की तरह इसे डॉच कर लेता है और इसके ऊपर एक क्रिटिकल हिट मारता है और इसका आधा एचपी गायब। और जिचन हम लोगों से कहता है कि मैंने 9 साल एक मेज कल्टिवेटर की तरह बिताए हैं, इस तरीके के स्नेक अटैक मेरे सामने बच्चे के सिवा हैं। ये तो कमजोर पंच है, मैंने तो ड्रैगन बॉल की आग भी वहां पे झेली है, गोकू मुझसे लड़ने के लिए आया था साला। खैर जिसके बाद जिचन आगे बढ़ता है और सेकंड हिट मार के इसकी जान ही ले लेता है, जो कि एक थ्रोट स्लैश था, यानी कि सीधा गला। और ये जैसे ही मरता है तो भाई पहली बार लगा कि ये गेम की दुनिया है, क्योंकि इसकी कबर बन जाती है। जिसपे बाकी कल्टिवेटर हैरान होकर कहते हैं कि ये नामुमकिन है, इसने एक झटके के अंदर उसे मार कैसे दिया। जिसके बाद जिचन उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारे गिल्ड के बारे में घंटा नहीं पता और ना ही मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम मेरे काम में उंगली करोगे तो फिर थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि मैं जान ही लेता हूँ। तो फिर ये लोग दोबारा एक झुंड में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें लग रहा था कि ये लोग झुंड में अटैक करके जिचन को मार देंगे, लेकिन जिचन एक झटके में आगे बढ़ता है और इन लोगों के गले के ऊपर क्रिटिकल स्लैश मारते हुए 1,000 का डैमेज देके जाता है और ये सब एक झटके के अंदर मौत की तरह मारे गए। और पीछे रह जाता है तो बस इनकी पेटियां, यानी कि लूट। जिसके बदन के बॉस की फटी तो वो जल्दी से रिट्रीट कर लेता है, ये कहते हुए कि हम इससे फ्यूचर में निपट लेंगे। हालांकि जिचन भी उन्हें मुंह नहीं लगाता है और उन्हें भागने देता है। अब इसके बाद ये लड़की जिसने स्किन पहनी थी वो जिचन को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहती है, ये कहते हुए एक्सपर्ट लिन, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतने ताकतवर होंगे। इसके बाद ये लोग फैल्कन की लूट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कई सारे आइटम पड़े हुए थे जिचन के एक्स्ट्रा लक होने की वजह से। और जिचन लोगों से कहता है कि जैसा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट था, इसकी मेडिसिन मेरी और एक इक्विपमेंट मेरा। जिस पर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कभी पहले देखा ही नहीं था कि एक मॉन्स्टर 6 आइटम भी ड्रॉप कर सकता है। और ये लड़के जिचन से कहते हैं कि तुमने ही इसे मारा है तो फिर हमारे पास कोई हक ही नहीं है इन सभी इक्विपमेंट को लेने का। जिचन उससे कहता है कि एग्रीमेंट हुआ था कि मैं सिर्फ 2 ही चीजें लूंगा, और वैसे पहले भी तुम लोगों ने इसे आधा मार ही दिया तो आधा मेरे मारा है, इसलिए इसका सामान भी आधा आधा बांटेंगे। जिसके बाद जिचन वहां से जाने वाला था तो ये लड़की आपस में कुछ बात करती है और जिसके बाद वैंगलिंग जिचन के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है, जो कि 50 लाख युआन थे। वहीं पे जिचन को समझ में आ जाता है कि ये पैसों वाली लड़की है जिसने बस आंख झपकते ही 5 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए। जिसके बाद ये लड़की जिचन को अपना नाम बताती है कि इसका नाम जियांग लुयू है और ये मून शैडो गिल्ड की प्रेसिडेंट है। जिचन भी इसके साथ हाथ मिलाता है और दोस्ती कर लेता है, पैसों वाले के साथ दोस्ती रखनी ही चाहिए। वहीं पे जिचन को ये वाला नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था। इसके बाद जाके जिचन को याद आता है कि ये रैंकिंग लिस्ट में 2nd नंबर पे थी मेज कल्टीवेशन के बीच में, क्योंकि जिचन फर्स्ट था। और वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मीम साहब चौंगाई सिटी के रिचेस्ट मैन की डॉटर हैं, इसलिए जिचन मन के अंदर सोचता है कि किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है तो फिर थोड़ा सा निचोड़ ही क्यों न लिया जाए। और जिचन लुयो का हाथ कुछ ज्यादा ही देर तक पकड़े रहता है। उसी टाइम पे वैंगलिंग हंसती है और उससे कहती है कि बस ज्यादा ना चूसो पैसे उसके हरामी। जिस पे जिचन आगे से हंसते हुए कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, झूठा। वह वैंगलिंग मन के अंदर सोचती है कि ये तो मेरी तरफ भाव ही नहीं देख रहा था, मुझे लगा कि ये करियर के ऊपर फोकस है, लेकिन ये भाई साहब तो बिल्कुल नीच आदमी है। कर इसके बाद जिचन वहां से कट लेता है, ये कहते हुए कि तुम लोग अपना ध्यान रखो। वह पे लुयो का दिल आगे से धड़कने लगता है और वो कहती है कि ये तो काफी अच्छा इंसान है। वैंगलिंग उससे कहती है कि अच्छा नहीं, तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हारे पैसों के पीछे है वो। और वैंगलिंग को ऐसा लगता है कि लुयो का दिल जिचन के ऊपर आ चुका है। भाई साहब तुम दोनों गेम कैरेक्टर में हो, क्या पता वो मोटा सांड हो तो। जिसके बाद जो लोग घर जा रहे थे और ये इतने पैसे वाले हैं कि ये हर एक गैंग मेंबर को 50,000 युआन दे रहे थे सेलिब्रेशन के तौर पे। मुझे भी
ज्वाइन होना है भाई ऐसे गिल्ड में। वहीं पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो इन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी और इसका नाम लियो जियाजी है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर फीमेल स्ट्रीमर है नेशन के अंदर। क्योंकि ये एक स्ट्रीमर थी वो भी फीमेल, तो इसकी हरकतें तुम्हें पता ही होंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये अपने फॉलोवर से इतना ही कहती है कि इसने यहाँ पे एक एपिक गिल्ड की फाइट को देखा और ये लिन के बारे में जीजन के बारे में भी बात करती है, ये कहते हुए कि वो एक टॉप टायर का प्लेयर है जिसने आसानी के साथ फैल्कन को अकेले ही निपटा दिया और कई सारे गिल्ड मेंबर्स को भी निपटा दिया। जिसपे ये सभी बौखलाए हुए कमेंट करते हैं लड़की का चक्कर है यार, कैसे न करेंगे फॉलो। इसके बाद जियाजी आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ये डिक्लेयर कर देती हूँ कि जीजन यहाँ पे 8 वेस्टलैंड का नंबर 1 मास्टर है और ये उसका आइडल है और ये उसे फॉलो करेगी, क्रश है क्रश। जिसके बाद हम लोग ब्लड फील्ड गिल्ड वाले के असली रियल कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जियाजी की लाइव स्ट्रीम देख रहा था और ये आगे से जेसन को गाली देते हुए कहता है कि साले मेरे गिल्डमेट्स को मार दिया, हमारे गिल्ड का बॉस लूट लिया और अब हमारी पीठ पीछे फेमस होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुझे गेम में दोबारा दिखा तो मैं इसकी बोटिया बोटिया नोच दूंगा। जिसके बाद सीन सेट होकर जेसन पे आ जाता है और ये हर्ब लेके एल्डर टियान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं हर्ब ले आया। एल्डर टियान उसे कहते हैं कि इन्हें पतीले में डाल दो और थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। जिसके बाद वो अपने पास से कुछ आइटम्स निकालते हैं और जेसन को देते हुए कहते हैं कि तुमने मेहनत की है, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। जेसन जब उस बैग को खोलता है तो फिर उसके अंदर से 3 स्पिरिट ग्रेड की एट्रीब्यूट पिल बाहर निकलती हैं जिनको खाने से इसके कॉम्बैक्ट एट्रीब्यूट 5 पॉइंट से बढ़ जाएंगे, कुछ रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट भी बढ़ेंगे और साथ ही में स्पिरिट ग्रेड का हार्मोनियस विंड ब्रेसलेट भी निकला था जो कि इसकी स्पीड डॉज 5 और 8% से बढ़ा देगा और साथ ही में बॉडी स्किल कूल डाउन 10% से कम कर देगा। वहीं पे जेसन एल्डर टियान से पूछता है कि मैं पूछ सकता हूँ क्या आपको अभी भी इंटरनल यूथ पिल का फॉर्मूला नहीं पता है। दरअसल जेसन ने पिछली जिंदगी में अनाउंसमेंट में देखा था कि एल्डर टियान ने 99 बार ट्राई किया था तब वो जाके इंटरनल यूथ पिल को बना पाए थे। इसलिए जेसन सोचता है कि अगर वो यहाँ पे एल्डर को फॉर्मूला बता देता है पिल का तो फिर उसे शायद से थोड़ी गुडविल मिल जाए, यानी कि बेनिफिट्स। गुडविल मैंने ये कॉमर्स में इतना पढ़ा है कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। एल्डर टियान जेसन को बताते हैं कि उन्होंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो अभी तक फेल होते हुए ही आ रहे हैं। वैसे भी विदाउट फॉर्मूला के ये सब चीजें बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। एल्डर टियान जेसन से पूछते हैं क्या तुम्हें इंटरनल यूथ पिल के बारे में कुछ पता है क्या। जिसपे जेसन आगे से कहता है कि मैंने एक पुरानी किताब में इसके बारे में कुछ तो पढ़ा था कि 3 ग्राम स्टोन पाउडर, वाइल्ड फिनिक्स के 2 पंख और 6 ग्राम पियोनी फ्लावर पूलन और 3 प्लांट यिन रिफ्लेक्सिंग हर्ब के। जिसपे एल्डर टियान तो उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने ही लगते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तुम तो बाहुबली हो यार, साला मेरी आंखें बाहर आ गई, तुम तो ये पूरा फॉर्मूला रट के बैठे हो। इसके बाद एल्डर टियान जेसन से कहते हैं कि तुम साइड में खड़े रहो और मुझे बताओ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर पिल बनाते हैं और पहली बार में ही सक्सेसफुली 2 पिल बना लेते हैं जिनमें से एक पिल वो जेसन को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टम जेसन को बताता है कि उसकी फेवरेबिलिटी एल्डर टियान के साथ 20% से बढ़ गई है, कैजुअल रेट पे आ गया है वो, यानी दोस्त बराबर। इसके बाद सिस्टम जेसन को अर्थ ग्रेड की इंटरनल यूथ पिल के बारे में बताता है कि ये इनेट चार्म के साथ आता है जो परमानेंट 5 पॉइंट बढ़ा देगा। अगर जेसन इस पिल को किसी अपोजिट सेक्स को देता है तो फिर इसकी फेवरेबिलिटी उसके साथ 5% से परमानेंट बढ़ जाएगी, फिर चाहे आंधी तूफान आ जाए उसके साथ फेवरेबिलिटी 5 से नीचे जाएगी ही नहीं। वहीं जेसन खुद को काफी ज्यादा लकी समझता है कि उसके पास ये पिल आ गई, क्योंकि बिना एल्डर टियान के स्किल के साथ में अगर वो खुद से भी ये पिल नहीं बना पाता। इसके बाद एल्डर टियान को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहता है और वहां से जाने लगता है, यही सोचते हुए कि उसको ये पिल मास्टर यान को देनी चाहिए और उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसे थोड़े से गिफ्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन एल्डर टियान जेसन को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें एल्केमी पसंद है? अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें अपना डिसेपल बना सकता हूँ और तुम्हें एल्केमी भी सिखा सकता हूँ। जेसन के पास नोटिफिकेशन आता है कि एल्डर टियान उसे डिसेपल की तरह लेना चाहते हैं, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा? जेसन भी हैरान था, यही सोच रहा था कि ये डिसेपल वाली क्वेस्ट अचानक से कैसे आ गई। अब उसी टाइम पे वहाँ पे मास्टर यान आती हैं जो कि एल्डर टियान से कहती हैं कि आपके दिल में कुछ चोरी वाली चीजें आ रही हैं क्या, कि आप मेरे डिसेपल को छीनना चाहते हैं। और इतने समय मास्टर यान का रवैया एकदम कड़क था, यहाँ तक कि वो जेसन को फुल इग्नोर कर रही थी। ये वाली बात जेसन को भी समझ में आ जाती है कि मास्टर यान बिल्कुल गुस्से में है। वहीं जेसन का वैसे भी मूड नहीं था एल्डर यान की क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का, लेकिन इसके बावजूद मास्टर तो गुस्सा हो ही गई है। जिसपे एल्डर से कहते हैं कि वो यहाँ पे टियान को चुराना नहीं चाहते थे, टियान के पास अल्केमी का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो उसे अल्केमी सिखाना चाहते थे। जिसपे मास्टर यान आगे से माफी मांगती हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने गलत समझ लिया। जेसन आगे से बताता है कि उसकी मास्टर भले ही थोड़ी सी सख्त मिजाज की है, लेकिन वो अपने इमोशंस को काफी अच्छे से कंट्रोल करना जानती है और कब सही करना है और कब गलत, ये भी। मास्टर यान एल्डर टियान से कहती है, मुझे लगता है कि ये बेवकूफ शॉर्ट कल्टीवेशन में ज्यादा बेहतर रहेगा और उन्हें ये भी पता है एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद पावरफुल इमॉर्टल ही रहते हैं, यानी कि एल्केमिस्ट शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं। टैलेंट थोड़ा सा भी इम्प्रूव होता है तो फिर मैं इसको आपके पास भेज दूंगी एल्केमी सीखने के लिए।
मास्टर यान ये सब कुछ कहते हुए टियान की तरफ देख रही थी। टियान मन के अंदर सोचता है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं अल्केमी सीखूं तो फिर सीधा कहिए ना। इसका क्या मतलब है कि आप फ्यूचर में मुझे सीखने देंगे एल्डर टियान के पास में। वह पे एल्डर टियान इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो यहाँ से लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम दोनों अपना देख लो, मैं तो चला। उनके जाने के बाद मास्टर यान जिजन से कहते हैं कि बच्चे तू मेरे साथ चल, मुझे तेरे साथ बात करनी है थोड़ी सी। इससे जिजन भी घबरा जाता है, कहीं ये मुझे उठा के पटकने तो नहीं वाली हैं। हॉल में आने के बाद मास्टर जिजन से कहती हैं ऐसा लगता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं हो, वी शुड ब्रेक अप। यानी कि इन दोनों को मास्टर डिसिपल रिलेशनशिप यहीं पे खत्म कर लेना चाहिए। जिजन मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे तो गलतफहमी पे गलतफहमी हो गई है और वो आगे से रोते धोते हुए कहता है कि हमारे रिलेशनशिप को ऐसे ही ना तोड़िए। और वो अपनी गलती को भी एडमिट कर लेता है, ये कहते हुए कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया गया तो फिर वो अपना चेहरा कहाँ पे दिखाएगा। जिसपे मास्टर आगे से कहती है कि मैंने कब कहा भाई कि तुम गलत हो। तो जिजन आगे से अपनी गलती खुद ही बताता है कि उसे कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए था, जैसा कि मास्टर ने उसे एडवाइस किया था, न कि एल्डर टियान की हेल्प करनी चाहिए थी एल्केमी के दौरान। और मास्टर यान की जो भी उम्मीदें थी उन्हें नीचे गिराया जिचन ने यहाँ पे। जिचन जब मास्टर यान के चेहरे की तरफ देखता है तो वो हल्का सा गुस्सा कम कर दी थी। इससे जिचन समझ जाता है कि वो सही दिशा में जा रहा है, थोड़ी सी और तलवे चाटने पड़ेंगे। जिसके बाद ये मास्टर यान की जो तलवा चटाई करता है, इतना तो मैं नीचे नहीं गिरा था मानसी को भटाने के चक्कर में जितना ये गिरता है। ये मास्टर यान से कहता है कि आप दुनिया के अंदर बेस्ट मास्टर हैं, आपकी कल्टीवेशन दुनिया के अंदर बेस्ट है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं, आप दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की हैं, आप सेलेस्टियल बीइंग हैं, यानी कि स्वर्ग की अप्सरा। और जिचन को उसकी जैसी मास्टर इस दुनिया में कहाँ मिलेगी। तुम हुस्न परी तुम सबसे जहां, तुम सौंदर्य साबुन निरमा। जिससे मास्टर यान के दिल के अंदर काफी ज्यादा खुशी आती है और उनकी फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से बढ़ जाती है। जिससे जिचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो मास्टर यान को इन तरीके की बातों से पटा सकता है, वैसे के लिए तलवा चटाई। इसके बाद मास्टर यान जिचन से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ ज्यादा गर्ज इकट्ठा नहीं करूंगी। जिस पे ये दोबारा तलवा चटाई शुरू करता है, ये कहते हुए कि आप तो बड़ी दयालु हैं, आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, आपका शुक्रिया, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जिसके बाद ये अपना हुक्म का इक्का बाहर निकालता है और ये अपने पास से वही इंटरनल यूथ पिल बाहर निकालता है जैसे एल्डर यान ने दी थी। जिचन ये पिल मास्टर यान को देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा एपोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए। मास्टर यान भी उस इंटरनल यूथ पिल को देख के हैरान हो जाती है और उसे कहते हैं कि ये पिल काफी ज्यादा रेयर होती है, तुम्हें मिली कहाँ से। जिचन आगे से बताता है कि उन्होंने एल्डर टियान की हेल्प करी, जिसके बदले में उन्होंने एक पिल उसे दी। मास्टर यान उसे कहते हैं कि ये प्रीसियस पिल तुम्हें अपने पास ही रखनी चाहिए, तुम इसका इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हो। जिचन सोचता है कि उसे कैसे न तैसे मास्टर को ये पिल देनी ही पड़ेगी, इसलिए वो आगे से पिल को मास्टर के हाथों में ही दे देता है, ये कहते हुए कि मैं इस पिल का क्या करूंगा, इस इंटरनल यूथ पिल का इस्तेमाल तो आप जैसी परी को ही करना चाहिए। इसके बाद ये आगे से ये भी लगा देता है कि वो एल्केमी इसीलिए सीखना चाहता था ताकि वो इसी तरीके की इंटरनल यूथ पिल रिफाइन कर सके और मास्टर को जितनी चाहिए उतनी दे सके। जिसपे मास्टर यान पहले तो जिचन की तरफ देखती हैं, लेकिन वो बाद में मुस्कुरा देती हैं। हंसी तो फंसी, बकवास लाइन है, लेकिन जिचन के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, यही सोचते हुए कि मैं इस खुशी को कभी भी निराश नहीं देख सकता। इसके बाद ये चापलूसी दोबारा करता है, ये कहते हुए कि आप जैसे सेलेस्टियल ब्यूटी को इस तरीके की इंटरनल यूथ पिल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये रख लीजिए, मेरी तरफ से है। जिसपे मास्टर यान उस पिल को रख लेती हैं और उससे कहते हैं ठीक है फिर। और इस पिल की वजह से मास्टर यान की फेवरेबिलिटी पॉइंट 20% से बढ़ जाते हैं, यानी 35। जिसके बाद मास्टर यान जिचन से कहते हैं कि मैं ये गिफ्ट को ऐसा ही नहीं रख सकती हूँ, मुझे बदले में तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। मुझे हाल ही में एक की रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में पता चला है और ये तुम्हारे ऊपर पूरी सूट रहेगी। चलो, जिचन की चापलूसी और पिल के बदले में उसे एक टेक्निक तो मिली। मास्टर उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो। वहीं पे जिचन की नजर उस हेयर पिन के ऊपर भी पड़ जाती है जो उसने मास्टर को गिफ्ट की थी। जिससे जिचन काफी ज्यादा खुश होता है कि मास्टर यान उस हेयर पिन का यूज कर रही है। जिसके अगले सीन में हम लोग जिचन को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और ये आराम से बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। वहीं पे उस टेक्निक की मदद से कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन टेक्निक के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ पॉइंट ही बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जिसके बाद जिचन उस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, ये डैमेज को दुगुना कर देती है, यहाँ तक कि ये दूसरी टेक्निक्स को क्रिपल भी कर देती है। और जिचन अगर इस स्किल के लिए ट्रेड करे तो फिर वो ऑक्शन के जरिए इतना पैसा कमा सकता है कि वो सेकंड टायर का घर भी खरीद सकता है। अब जिचन जब वहाँ पे कल्टीवेट कर ही रहा था कि उसी टाइम में वहाँ पे सिस्टर गोंग युवे आती हैं। जिचन बाहर जाके दरवाजा खोलता है और पूछता है कि क्या काम है, तो वो आगे से कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिचन आगे से कहता है नेकी और पूछ पूछ। इसके बाद गोंग युवे आगे से बताती है कि जब भी ब्रेक थ्रू किया जाता है शॉर्ट सर्किट के अंदर तो फिर 3 टास्क दिए जाते हैं हर किसी मेजर रियलम के लिए। जब से गोंग युवे ने क्रिस्टलाइजेशन रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया है तब से उसने अपना कोई भी टास्क पूरा नहीं किया और वो दोबारा ब्रेक थ्रू करने वाली है। इसलिए अगर वो उस टाइम पर रहते अपने तीनों टास्क को पूरा नहीं करती है तो फिर उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। जिचन उसे पूछता है कि आपने ये टास्क पहले पूरे क्यों नहीं
की है तो ये आगे से दोबारा रोमांस नॉवल पढ़ रही थी। कितना पढ़ेगी भाई, जीवन में जब खुद का प्यार ना हो तो लोग सिंगार रस से काम चलाते हैं। इसके बाद गोंग यूए जिचन को बताती है कि उसके पास इतने समय डीमन स्लेइंग टास्क है। इस टास्क को पूरा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ पे जिचन के पास आई है, शायद से वो उसकी मदद कर दे। जिचन आगे से मदद करने के लिए तुरंत मांग जाता है, यही सोचते हुए कि अगर मैं इसके साथ अच्छे से पेश आता हूँ तो मेरे लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे भी सिस्टर गोंग यूए काफी ज्यादा कमाल की है, इन्होंने मुझे जेड पेंडेंट दिया था और भी कई सारी चीजें, तो फिर इनके साथ तो बदमोशी नहीं चल सकती है। हालांकि गोंग यूए काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जिचन उसकी मदद करने के लिए मान गया है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें टास्क के दौरान प्रोटेक्ट करूंगी। इससे गोंग यूए की फेवरेबिलिटी पॉइंट भी 25% से बढ़ जाते हैं, यानी कि 25 हो गए हैं। जिसके बाद अगला सीन वांग यूए विलेज का होता है। ये दोनों इस विलेज के पास लैंड होते हैं और गोंग यूए जिचन को बताते हैं कि इस विलेज के ऊपर कई सारे मेलोवेंट यानी इविल स्पिरिट्स ने अटैक किया था और तब से इस विलेजर के जितने भी लोग थे वो उन लोगों के लिए सब्सटेंस की तरह बन गए हैं और ये पूरा विलेज बिल्कुल एक डिमोनिक कल्टिवेटर की तरह काम करता है। इसलिए सॉर्डसक चाहता है कि ये लोग यहाँ पे जितने भी स्पिरिट्स हैं उन सभी को एलिमिनेट कर दें और इन्वेस्टिगेट करके एल्डर्स को रिपोर्ट करें। जिचन हमें बताता है कि फ्यूचर में ये जगह ब्लड फील्ड सीक्रेट रियलम के लिए एंट्रेंस बन जाएगी, जो लोग क्रिस्टलाइजेशन रियलम के लिए जाने वाले हैं। और जिचन ने अपनी पिछली लाइफ में यहाँ पे कई सारे साल गुजारे थे। जिसके बाद ये लोग विलेज के अंदर घुसते हैं और चलते चलते एक कुएं के पास आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग कुएं के पास पहुंचते हैं तो फिर उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि डायरेक्ट गोंग यूए के ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि गोंग यूए सिविल स्पिरिट को काफी इजीली हैंडल कर लेती है और जिचन से कहती है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन उसी टाइम पे उस कुएं के अंदर से और भी कई सारे स्पिरिट्स बाहर निकलती है और इनकी तादाद हजारों में थी। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कुआं काफी ज्यादा पुराना है, इसलिए यहाँ पे कई सारे स्पिरिट्स होनी चाहिए। हालांकि ये सभी स्पिरिट्स की रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज पे ही है, लेकिन अगर ये अकेली होती तो इतनी खतरनाक थी, लेकिन हजारों में होने के बाद इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। गोंग यूए को समझ में आ जाता है कि अब ये पूरा विलेज एविल स्पिरिट्स के लिए घर बन चुका है किसी डिमोनिक कल्टिवेटर की वजह से और इन लोगों ने यहाँ पे आके सीधा सुसाइड ही कमिट कर ली है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे एविल स्पिरिट्स के साथ फाइट करने लगते हैं। गोंग यूए आगे से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते और स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं पे जिचन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी क्योंकि गोंग यूए अकेले ही सब कुछ संभाले ले रही थी। वो यही सोचता है कि गोंग यूए काफी ज्यादा रिलायबल है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है क्योंकि कमरे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो डायरेक्ट गोंग यूए के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि गोंग यूए जब शॉट की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है तो फिर उसकी शॉट भी जलने लगती है। जिसके बाद उस कमरे के अंदर से एक बुढ़ा निकलता है जो कि आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे कई सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि टियानियन सॉर्डसेट के डिसेपल यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है, तुमने हेवन का पाथ चुना लेकिन अब मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। जिचन आगे से बताता है कि इसकी कल्टीवेशन इनिशियल स्टेज ऑफ गोल्डन कोर है। इससे गोंग यूए भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इन लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी, इन्हें सब इतना ही बताया गया था कि वहाँ पे इविल स्पिरिट है ना कि कोई कल्टीवेटर। इन लोगों को यह भी पता चल जाता है कि बुड्ढा ने हाल ही में ही ब्रेक थ्रू किया है। वो बुड्ढा इन लोगों से कहता है कि कल्टीवेशन भले ही लो है लेकिन आंखें तुम्हारी तेज है बचुआ। जिसके बाद वो इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने भले ही यहाँ पे गोल्डन कोर में अभी ब्रेक थ्रू किया हो लेकिन मैं तुम्हें आसानी के साथ मसल सकता हूँ। जिसके बाद मैं तुम्हें स्पिरिट्स के अंदर बदल लूंगा और तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। गोंग यूए अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो जिचन से कहती है कि तुम पीछे हटो, मुझे इसे हैंडल करने दो। बुड्ढा आगे से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोस्ट पपेट को चैलेंज करने की। इसके बाद ये आगे से घोस्ट पपेट का इस्तेमाल करता है लेकिन गोंग यूए उन्हें एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। ऊपर 1-2 इविल स्पिरिट थी तो गोंग यूए ऊपर जाती है और उन्हें भी एक एक करके मारने लगती है। फिर जिचन की धीरे धीरे करके फटने लगी थी क्योंकि अगर वो यहाँ पे एक भी गलती करता है तो वो डायरेक्ट बिगिनर विलेज के अंदर दिखाई देगा। वहीं पे इस बुड्ढे को समझ में आ जाता है कि वो गोंग यूए को अकेले हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए अपने पास से डीमन इन्फेंट को समन करता है। जिसके बाद ये अपनी बैटली जिचन की तरफ फेंकता है और जिचन को भी समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे डीमन इन्फेंट को समन करने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बाटली के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है। इसका नाम घोस्ट मदर ब्लड इन्फेंट था और इसका लेवल इलाइट था, HP 7000 और इसकी स्किल थी लंबी जबान, ब्लड थ्रोट और फ्लाइंग ब्लड बैट। जिसके बाद ये अपनी लंबी जबान का इस्तेमाल करता है गोंग यूए के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जिचन इसकी जबान के ऊपर अटैक करके उसे काट देता है और गोंग यूए से कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, तुम उसके साथ फाइट करो। वहीं पे ये बच्चा जिचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे 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 भाई एक बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं पिघल जाऊंगा। बच्चे तेरी
जिसपे जिचन इसके ऊपर लगातार स्लाइसेस मारता है और इसे 1200 का डैमेज देते रहता है। जिसके बाद जिचन इसकी मुंडी एक झटके के अंदर उड़ा देता है तो ये अपने आप को सेकंड स्टेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि डीमन इन्फेंट फ्लाइंग बैट था, जिनकी स्किल ये थी कि जब भी ये झुंड के अंदर घूमेंगे तो फिर अपने अपोनेंट की एजिलिटी को 30% से कम कर देंगे। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद वो आगे से फोकस करता है और फिनिक्स फेदर का इस्तेमाल करता है, जिससे जिचन की स्ट्रेंथ कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है, जो कि टेक्निक ही थी जो मास्टर ने दी थी। और जिचन एक झटके के अंदर वहाँ पे जितने भी चमगादड़ उड़ रहे थे उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है। जिचन आगे से बताता है कि ये मास्टर स्किल काफी ज्यादा कमाल की है। वेपन सिस्टर गोंग युवे को देखते हैं जो कि आसानी के साथ उस बूढ़े बाबा को नीचे गिरा देती हैं, तो ये आगे से कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। वह पे जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि सिस्टर गोंग युवे जितनी ज्यादा प्यारी और क्यूट है उतनी ही ज्यादा कमाल की फाइटिंग के मामले में। वह पे ये बुढ़ा उसे कहता है कि मैं अगर मर भी जाऊं तो भी तुम्हें ये जगह लेने के लिए नहीं दूंगा। जिसके बाद ये लकड़ी पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन गोंग युवे इसे भी सीरियस नहीं लेती और उसे आसानी के साथ काट देती है। लेकिन ये लकड़ी पत्थर कोई आम लकड़ी पत्थर नहीं था, इसके अंदर पॉइजन था। जिचन सिस्टर गोंग युवे को बताने की कोशिश भी करता है कि मुंह और नाक कवर कर लो, ये डिमोनिक इंसेक्ट हैं। लेकिन तब तक ये गोंग युवे की बॉडी के अंदर जा चुके थे। अब इसका इफेक्ट जहरीला नहीं बस हवसी था। चेहरे से देख के पता ही लग गया होगा भाई। एज यू नो चाइनीज ऑथर दे वांट सम व्यूज फॉर फैन सर्विस। इसके बाद जिचन गोंग युवे को संभालता है तो गोंग युवे उसे कहते हैं कि मेरी तरफ ना देखो। जिचन उसे कहता है देखना भी नहीं चाहता, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। जिचन आगे से बताता है कि ये डिमोनिक इंसेक्ट काफी ज्यादा हरामी है, यह इंसानों की डिजायर को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि गोंग युवे का ये पहली बार है तो फिर उसका इस तरीके से बौखला जाना पक्का ही है। इसके बाद गोंग युवे के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स रॉकेट बूम होने लगते हैं और तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि ये डुअल कल्टीवेशन को भी पार कर गए थे। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरीके से फेवरेबिलिटी पॉइंट का इंक्रीज होना कोई रियल इफेक्ट नहीं है, ये सब कुछ डिमोनिक इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। इसके बाद गोंग युवे बहकने लगती है और वो जिचन के करीब जाने लगती है। जिचन मन के अंदर सोचता है कि अगर वो यहाँ पे गलती कर देता है और लकीर को लांग देगा तो वो गोंग युवे की कभी भी असली रिस्पेक्ट नहीं पा पाएगा। इसीलिए वो गोंग युवे को धक्का मार के दूर फेंकता है और वो मन के अंदर सोचता है कि हमारे मचाने के बाद ये जब दोबारा उठेगी तो इसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट 0 पे पहुंच जाएंगे और सबसे वर्स्ट केस यही होगा कि ये मुझे मार डालेगी। जिसके बाद जिचन कहीं का नहीं रहेगा और इसका फ्यूचर तो गायब ही हो गया। इसीलिए जिचन कुएं की तरफ देखता है और मन के अंदर सोचता है कि उसे नीचे जाके पिल को लाना ही पड़ेगा ताकि वो इन डिमोनिक इंसेक्ट के असर को खत्म कर सके। इसीलिए वो भागते हुए कुएं के अंदर कूद जाता है। हालांकि कुएं के अंदर कई सारी इविल स्पिरिट थी जो कि यीन एनर्जी से भरी हुई थी और ये सभी जिचन के ऊपर इफेक्ट डाल रही थी और उसे 100 का डैमेज लग रहा था। इसीलिए जिचन को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी पिल को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा। और थोड़ी ही देर में उसकी नजर उस बंदे के ऊपर पड़ जाती है जो कि पिल को सीने से लगाए हुए था। जिचन उसे हीलिंग पोशन लेता है और तुरंत भागते हुए ऊपर जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर कुछ ब्लैक एनर्जी के ऊपर पड़ती है तो फिर जिचन आगे से स्प्रिट शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। जिचन हम लोगों को बताता है कि ये जिन थंडर है जो कि नीचे की तरफ इकट्ठा हो रहा है ये एनर्जी की वजह से। इसीलिए जिचन को जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी सरफेस पे पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए जिचन एक लंबी छलांग मारता है और कुएं के बाहर निकल जाता है। वह पे ये थंडर इसका पीछा करे ही जा रहा था, जिसके बाद जिचन को डायरेक्ट 4000 का डैमेज लगता है और ये लुढ़कते ढनकते हुए गोंग युवे के पास जाके गिरता है और उसको भी खुद के साथ लुढ़कते लुढ़कते कोने में लेके जाता है। पता नहीं कैसे इसने बीच हवा में पकड़ लिया इसे। ओह, फैन सर्विस जो दिखानी थी ऑथर को। इसके बाद जिचन एंटीडोट को बाहर निकलता है और वो गोंग युवे को पिला देता है। हालांकि बॉडी कमजोर ज्यादा हो जाने की वजह से वो गोंग युवे के ऊपर ही बेहोश हो जाता है और जब गोंग युवे को होश आता है तो वो जिचन को अपने ऊपर पाती है। इसीलिए गोंग युवे को ऐसा लगता है कि उन दोनों ने मचा लिया है, वो भी पूरी तरीके से। इसी कारणवश वो जिचन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और धड़ाधड़ उसे पीटने लगती है और उसे अधमरा कर देती है, यही सोचते हुए कि मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, आई हेट यू। और उसके फेवरेबिलिटी पॉइंट 0 पे ड्रॉप हो जाते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 8 आना। तभी गोंग युवे की नजर एंटीटोड बोतल के ऊपर पड़ती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और जिचन ने उसे लात मार के दूर फेंक दिया था। जिसके बाद वो कुएं के अंदर चला गया था खुद की जान दांव पे लगा के ताकि वो एंटीटोड को बाहर ला सके। जिसके बाद इसे गलती का एहसास होता है और ये जिचन को जाके चेक करती है तो फिर इसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा जख्म थे यीन थंडर की वजह से। जिसके बाद इसे रोना आ जाता है क्योंकि जिचन ने इसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जबकि ये उसे मार पीट रही थी। जिसके बाद इसे कंधे पे उठाती है ताकि ये अपने ग्रैंडफादर के पास ले जा सके मदद के लिए। इसके बाद
दोनों अगली सुबह शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं और सभी लोगों की नजर इन्हीं के ऊपर थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि ये इसे लाद के क्यों ला रही है। इन्हीं लोगों के बीच में हम लोग एक जल कुकड़ू को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लिन चेन के ऊपर, क्योंकि गोंग युवे उसे लाद के ला रही थी। खैर हम लोग गोंग युवे को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है, जिसके अगले सीन में हम लोग जिचन को देखते हैं और इसे होश आता है और तब इसकी नजर गोंग युवे के ग्रैंडफादर के ऊपर पड़ती है जिनका नाम एल्डर टियान युआन था, जिनके अंदर से एकदम खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। इन्हें जिचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जिचन को ऐसा लगता है कि इसी ने मेरी जान बचाई है, बल्कि मैं तो यिन थंडर से मरने वाला था। इसके बाद यह खड़ा होता है और ग्रैंडफादर को आगे से शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। हालांकि ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो अपने बारे में बताते हैं और जिचन से कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ युआन बुलाओगे और मैं गोंग युवे का ग्रैंडफादर हूँ। जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि ग्रिंग के अंदर जिस किसी के सरनेम में भी टियान आता है उनके पास काफी ज्यादा सपोर्ट होता है, इसलिए वो इनकी भी चापलूसी करने लगता है, ये कहते हुए कि आप तो मेरी जान बचाई है, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। हालांकि ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गए हो तो यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो घूरते हुए जिचन से कहते हैं कि और हाँ, मेरी ग्रैंड डॉटर से दूर रहो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर के ऊपर उंगली भी उठाई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भले ही तुम ग्रैंड मास्टर की डिसएपल ही क्यों ना हो। उसी टाइम पे वहाँ पे गोंग युवे आती है जो कि अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप उल्टा सीधा उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। इस पे गोंग युवे के ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं भला इसके साथ कैसे बदतमीजी से पेश आ सकता हूँ, इसने तो मेरी ग्रैंड डॉटर की जान बचाई है। जिसके बाद गोंग युवे जिचन के बगल में बैठ जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी चोटें कैसी हैं। जिचन आगे से कुछ कह पाता कि उससे पहले ही ग्रैंडफादर उसे घूरने लगते हैं और उनके अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा था कि वो अभी जिचन को कच्चा खा जाएंगे। इसीलिए वो गोंग युवे से कहता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इस पे गोंग युवे जिचन के साथ बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम तो बेहोश हो गए थे, मैं तो तुम्हें कंधे पे लाद के यहाँ पे लेके आई हूँ। अगर जिन एनर्जी तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन के अंदर चली जाती तो फिर तुम जिंदा ना बचते। इसलिए जिचन गोंग युवे से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और ये आपस में इतना फ्लर्ट कर रहे थे कि पूछो नहीं। गोंग युवे जिचन से कहती है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त जैसे हैं। तो फिर पीछे से ग्रैंडफादर आगे से खांसते हुए कहते हैं कि हाँ बस बहुत हुआ। तो जिचन आगे से कहता है कि हाँ बहुत हुआ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन गोंग युवे जिचन से शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारा दोबारा शुक्रिया, अगर तुमने अपनी जान खतरे में न डाली होती एंटीडोट को लाने के लिए तो मैं यहाँ पे ना होती। मैंने पहले तो तुम्हें गलत समझ लिया था, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। वह पे जिचन धीरे धीरे खिसक के दूरी बना लेता है क्योंकि उसकी जान खतरे में है और वो मन के अंदर सोचता है कि प्लीज बात करना बंद करो इससे पहले कि तुम्हारा ग्रैंडफादर मेरा दिल चीर दे। लेकिन तभी जिचन नोटिस करता है कि गोंग युवे की जो नजरें हैं कुछ ज्यादा ही सजेस्टिव हो रही हैं और वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट तो 32 के आसपास है ना, तो फिर इसकी आंखें इतना ज्यादा अफेक्शन क्यों दिखा रही हैं। तो फिर सिस्टम जिचन को बताता है कि उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट 32 से 62 पहुंच चुके हैं जनाब, और अगर ये ऐसे ही डेवलप होता रहा तो इन लोगों का रिलेशनशिप एक ऑकवर्ड टर्न ले सकता है। तो फिर पीछे से ग्रैंडफादर बहुत जोरों से खांसने लगते हैं। तो जिचन आगे से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को बीमारी है, मैं जाता हूँ हर्ब लेके आता हूँ। जिस पे गोंग युवे जिचन से कहते हैं कि तुम्हें जिंदा करने की जरूरत नहीं है, उनके पैर पहले से ही कब्र में हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ग्रैंडफादर उन दोनों से कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम लोग मेरे साथ चलो। और वो जिचन से कहते हैं कि तुम उठ चुके हो तो फिर मैं तुम्हें एक स्पिरिट बिस्ट रिवॉर्ड के तौर पे देता हूँ और उसे लेने के बाद तुरंत यहाँ से दफा हो जाना और कभी दिखाई मत देना। जिसके बाद हम इन लोगों को गोंग युवे के ग्रैंडफादर के स्पिरिट बिस्ट गार्डन के अंदर देखते हैं। वह जिचन ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे एल्डर टियान युआन के पास इतना ज्यादा कलेक्शन होगा जहाँ पे इतने सभी बिस्ट स्पिरिट बिस्ट होंगे। वह एल्डर युआन जिचन से पूछते हैं कि तुम्हें मेरा ये स्पिरिट बिस्ट गार्डन कैसा लगा। ये बिस्ट टेमिंग सेट से बुरा भी नहीं है। जिचन आगे से कहता है कि ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो एल्डर युआन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस इंप्रेसिव, क्या तुमने कभी बिस्ट टेमिंग गार्डन देखा भी है। वह जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बुढ़ा इतना ज्यादा लड़ाकू क्यों है, शायद से मैं इसे थोड़ा सा उकसा के अच्छा ट्रेजर पा सकता हूँ यहाँ पे। एल्डर टियान जिचन से कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे वेराइटी ऑफ स्पिरिट बीस्ट हैं, कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट गार्डन इसके साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। बीस्ट टेमिंग सेट के पास कई सारी क्वांटिटी है, लेकिन वहीं पे एल्डर युआन के गार्डन के पास क्वालिटी है। इसीलिए वो जिचन से कहते हैं कि तुम हमें कंपेयर करने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन जिचन आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपके गार्डन के अंदर यहाँ पे एक भी कोई सिंगल बीस्ट नहीं है जिसकी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पे हो। जिस पे एल्डर युआन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी बेइज्जती करना बंद करो, यहाँ का आउटर एरिया पूरी तरीके से की रिफाइनिंग रियलम बीस्ट की तरह पड़ा हुआ है जो तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद वो जिचन को कॉलर से पकड़ते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कमाल का दिखाता हूँ। जिस पे जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि यही तो चाहिए था, थोड़ा सा उंगली करने के बाद अब ये मुझे दिखाएंगे कि इनके पास क्या कमाल का माल पड़ा है। जिसके बाद एल्डर युआन टियान को एक ऐसे एरिया के अंदर लेके आते हैं जहाँ पे कई सारे रिफाइनिंग बीस्ट थे, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बीस्ट थे, यहाँ तक कि फाउंडेशन कोर और गोल्डन कोर भी थे और उससे भी आगे के थे जैसे स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। और एल्डर युआन जिचन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इससे हायर नहीं दिखा सकता हूँ, इनमें से हर एक बीस्ट तुम्हें यहीं पे कुचल सकता है। जिचन आगे से कहता है कि यहाँ पे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के भी
बीस्ट होंगे क्या, लेकिन गोंग युवे उसे बताती है कि नहीं, इस गार्डन के अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन लेवल के ही हैं और ग्रैंडफादर उसे आगे इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम उनके ऊपर हंसोगे। इस पे एल्डर ट्यूअन काफी ज्यादा शर्म करते हैं। इसके बाद वो जिचन से कहते हैं कि मेरा टाइम न वेस्ट करो, जल्दी से इनमें से कोई एक बीस्ट चुनो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन गोंग युवे अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो हमेशा से ही इतने ही कंजूस थे। जिचन जैसा इंसान आसानी के साथ मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के गोस्ट मदर ब्लड फिंड को मार सकता है, उन्हें कम से कम जिचन को यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट बिस्ट देना चाहिए। इस पे ग्रैंडफादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम मेरी साइड पे हो या उसकी साइड पे, घर वालों को सपोर्ट करो ना कि बाहर वालों के। लेकिन गोंग युवे जिचन से चिपकते हुए कहती है कि वो कोई बाहर वाला नहीं है, जिससे जिचन के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और वो मन के अंदर सोचता है कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि इस गेम के अंदर इतनी सभी चीजें हैं, मैं और ज्यादा एंजॉय करता। इसके बाद गोंग युवे एक आयरन बैक्ड वुल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक रियलम बीस्ट है, ये पेट के साथ में माउंट भी बन सकता है। जिसके बाद वो एक और बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये मून स्पिरिट मंकी है, ये भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेंज में ही है, तुम इसका इस्तेमाल अटैक के लिए कर सकते हो। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे लुढ़कते हुए एक पैंडा आता है। जिचन पूछता है कि ये कौन है, तो गोंग युवे उसे बताती है कि ये आयरन ईटिंग बीस्ट है। और जिचन हम लोगों को बताता है कि एशियन लेजेंड के हिसाब से आयरन ईटिंग बीस्ट चीजों का माउंटेन हुआ करता था 8 वेस्टलैंड के अंदर और ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। भले ही तुम इसे नॉर्मल तरीके से पालो, लेकिन फिर भी ये बड़ा होने के बाद नासेंट सोल लेवल पे भी जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉम्पैक्ट पावर होल्ड करता है। इसलिए जिचन उस पांडा को उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे लूंगा। लेकिन एल्डर युवान जिचन से उसे छीन लेते हैं और उससे कहते हैं कि ये यहीं पे एक है, और क्योंकि ये सिर्फ एक है तो फिर मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला, मेरे पास और ज्यादा आयरन ईटिंग बीस्ट नहीं है। एक बार जब ये अपने एडल्टहुड पे पहुंच जाते हैं तो ये कम से कम नासेंट सोल लेवल पे होते हैं और ये अभी तक पूरी तरीके से बड़ा भी नहीं हुआ है, तो फिर मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला इतना पावरफुल बीस्ट। लेकिन गोंग युवे अपने ग्रैंडफादर से उस बीस्ट को छीन लेती है और उनसे कहती है कि ये स्पिरिट बीस्ट इसका पोटेंशियल जिचन के पोटेंशियल के साथ एकदम मेल खाता है। जिसके बाद वो जिचन को वो पांडा दे देती है और उससे कहती है कि जल्दी से इसके ऊपर थोड़ा सा खून डालो और ये तुम्हें अपना मास्टर मान लेगा। जिस पे एल्डर युवान जिचन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ऐसा करना भी नहीं, वो मेरा बीस्ट है। लेकिन गोंग युवे उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो एल्डर युवान से कहती है कि आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि ट्रस्टवर्दी रहो, मैंने जिचन को पहले ही वो बीस्ट दे दिया है, इसलिए आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद वो पीछे मुड़ के गोंग युवे से कहती है कि जल्दी से खून डालो और अपना इसे बना लो। जिचन जल्दी से अपना अंगूठा काटता है और उस पांडा के सर के ऊपर अपना खून लगा देता है ताकि वो पांडा के साथ इमोशनली और मेंटली कम्युनिकेट कर सके। और गोंग युवे एल्डर युवान से कहती है कि उसने पहले ही वहां पे ब्लड रिकॉग्निशन कर दिया है, अब आप उसको वापस भी नहीं ले सकते हैं। जिस पे एल्डर युवान आगे से कहते हैं कि तुम सच में मेरी ही पोती हो। वहीं पे हम लोग जिचन को देखते हैं जो कि उस पांडा के मन के अंदर चला जाता है आखिरी बात करने के लिए, ताकि ये लोग अपने रिलेशन को अच्छे से फिक्स कर सकें। वहीं पे वो पांडा जिचन से कहता है कि तुम बस एक की रिफाइंडिंग के कल्टीवेटर हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर इतनी आसानी के साथ मान लूंगा। और वो जिचन से कहता है तशरीफ उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जिचन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथी बनते हो तो फिर मैं तुम्हें दुनिया का एकदम फिनिश्ड एंड डिलीशियस स्पिरिचुअल हर्ब ला के दूंगा और साथ ही में कमाल का खाना भी। दरअसल जिचन ने अपनी पास्ट लाइफ में सीख लिया था कि आयरन ईटिंग बीस्ट बहुत ही ज्यादा मरभुक्के होते हैं और ये खाने को बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। वो पांडा जिचन से कहता है कि बस इतना ही, मैं यहाँ पे पहले से ही हुल रहा हूँ और ज्यादा हुलने की क्या जरूरत है, वैसे ये इतनी समय बांस नहीं चाकू खा रहा है, वो भी लोहे की। लेकिन जिचन उसे लालच देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे क्रिस्टल सीक्रेट रियलम के अंदर बैम्बू फॉरेस्ट है जो कि पर्पल एरो बैम्बू होते हैं और वो बहुत ज्यादा मीठे और डिलीशियस होते हैं, क्या तुम्हें ट्राई नहीं करना है। जैसे पांडा के दिल अब यहाँ पे डगमगाने लगता है। जिचन आगे से कहता है कि यहाँ पे इमोर्टल आइलैंड भी है जहाँ पे एक परफेक्ट फूड होता है जिसको परफाउंड फ्रूट कहते हैं और एक बार खाने से वो तुम्हारे लाइफ स्पैन को 1 साल या फिर 100 साल तक भी बढ़ा सकता है। जिसके बाद जिचन आगे भी कहने वाला था, लेकिन पांडा का सब्र रहता नहीं है और वो भागते हुए जिचन के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा जो तुमने बताया है। जिचन आगे से कहता है बिल्कुल, मैं अपने वादों से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को सेट कर लेते हैं और जिचन सक्सेसफुली आयरन ईटिंग बीस्ट को यहाँ पे टेम कर लेता है। हमें इसके बारे में बताया जाता है तो ये अभी भी सिर्फ बच्चा ही है। इसके कल्टीवेशन परफाउंड एस्टेब्लिशमेंट है, HP 8000 है, अटैक 90, डिफेंस 85, स्पीड 65 और स्किल्स है रेजिंग बाइट, फ्यूरियस थंडर और थंडर स्ट्राइक। जिचन उस पंडा से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम फ्यूचर में और भी कमाल कमाल के खाना खाओगे। और वो मन के अंदर सोचता है कि मैंने काफी अच्छा बीस्ट यहाँ पे टेम कर लिया है। उसी टाइम पे वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है जो कि बता रहा था कि ये गेम अपडेट के लिए जा रहा है और 24 घंटे के बाद दोबारा ओपन होगा। जिचन को इस अपडेट के बारे में पहले ही पता था कि ये काफी ज्यादा मेजर अपडेट है गेम के लिए, जो गेम खुलने के 1 महीने के बाद हुआ था और इसी टाइम पे ही गेम रियलिटी के साथ मिलने के लिए अपना शेड्यूल फिक्स कर चुका था। इसके बाद जिचन गोंग युवे से कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि गोंग युवे ने उसे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है और वो गोंग युवे को बताता है कि वो कल्टीवेट करने के लिए जा रहा है और वो उसे कुछ दिनों के बाद आके मिलेगा। दरअसल जिचन यहाँ
से भागते हुए सीधा फॉर्मेशन के पास ही जाएगा और वहीं पे बैठेगा ताकि तब तक वो कल्टीवेट करता रहे और रियल वर्ल्ड के अंदर वो थोड़ा सा घूम फिर ले। गाँव के वे जिचन से कहते हैं कि तुम जा सकते हो और अपना ख्याल रखना, और ये जिचन का हाथ पकड़े हुई थी। प्यार का चक्कर है भाई। जिसके बाद जिचन रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि जिचन के पास मैसेज आता है उसकी बड़ी बहन की तरफ से, कजन है, रियल सिस्टर नहीं है, जिसका नाम कीजुए था, और वो जिचन को बताती है कि उसका बर्थडे है तो वो अपने कलीग के साथ पार्टी में जा रहे हैं उन्हें ट्रीट देने के लिए, और वो जिचन को भी इनवाइट करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर ये 2 घंटे की नहीं है तो भाई आई एम सॉरी, क्योंकि अगर मैंने वीडियो को यहीं पे नहीं रोका तो फिर मुझे एडिटिंग करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और वीडियो और ज्यादा लेट होगी। तो आई एम सॉरी 2 घंटे का वादा तोड़ने के लिए।